बेस्ट राइटर नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का नावल है खून बहा बेस्ड वानी बेस्ड। नावल का नाम है खून बहा, राइटर हैं ज़रिश नूर। तो आज का नावल स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये नावल भी पसंद आएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए कि आपको नावल कैसा लगा। एक ब्लैक मर्सिडीज़ तेज़ी से गांव की हदूद की तरफ बढ़ रही थी। ऊंची नीची पथरीली सड़क पहाड़ों को चीर कर बनाई गई थी। हर 2 किलोमीटर के बाद ढलवान आ जाती। ड्राइवर बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। इसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। आंखें जब्त की कोशिश में लाल अंगारा हो रही थीं। ब्लैक कलर के कमीज़ शलवार में मलबूस, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने, एक कलाई में कीमती रिस्ट वॉच जबकि दूसरी कलाई में ब्लैक कलर का एक धागा बंधा था। धूप की तमाज़त की वजह से इसकी रंगत दमक रही थी। गाड़ी में एसी के बावजूद इसकी पेशानी पसीने से अर्क-आलूद थी। वो गांव की हदूद में दाखिल हुआ तो गांव में बने छोटे बड़े घरों के दरमियान में मौजूद सुर्ख ईंटों वाली देवकामत हवेली मौजूद थी। दूर से ही इसे बहुत से लोग हवेली के बाहर जमा दिखाई दिए। जिस वक्त इसकी गाड़ी वहां पहुंची, लोगों ने एक साइड पे होकर गाड़ी को रास्ता दिया और गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो गई। जिस वक्त वो गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ एक कोहराम बरपा था। इसके अजीम बाप की मैयत के पास बैठी इसकी माँ और बहनें बैंड डाल रही थी। इसे देखकर इसकी माँ भागकर इस तक पहुंची और इसके गले लग गई। रोती बिलखती माँ और बहनों को देखकर भी इसकी आंख में से एक आंसू भी न टपका। इसने माँ का सर चूमा और बहनों के सर पे हाथ रखा। वो गांव के कुछ और लोगों के साथ बाप की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के लिए ले गए। तदफीन के बाद वो डेरे पर आ गया था जहाँ इसके बाप के कुछ ख़ास लोग शामिल थे। सरदार साहब, अब आगे क्या करना है करेंगे? सुना है सरदार सुल्तान मोहम्मद ने अपने बेटे दुराब को शहर भिजवा दिया है। ज़रग़ाम अली ख़ान ने गायब दिमागी से सब पर एक नज़र डाली। सरदार आला को पैगाम भिजवा दो कि फ़ैसला जिरगे में होगा और सुल्तान मोहम्मद को पैगाम भेजें कि अपने बेटे को साथ लेकर कल जिरगे में पहुंच जाए। सब ने इस बात में सर हिलाया, अपनी बंदूक के कंधों पर डालते हुए बाहर निकल गए। नूर खान, तुम यही रुको। इसकी आवाज़ पर वह एक साइड को मुअद्दब खड़सा खड़ा हो गया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद ज़रग़ाम की आवाज़ गूंजी। नूर खान, तफसील से बताओ क्या हुआ था वहाँ? सरदार, हमारे गांव की एक लड़की के बाप ने आकर बताया था कि दुराब खान और उसके कुछ दोस्तों ने इसे अगवा करके अपने डेरे पर ले गए थे, जहां इसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। इस शख्स की शिकायत पर जिरगा बुलाया गया था। सरदार के साथ यहाँ से सिर्फ मैं ही गया था। पंचायत में सरदार आला ने दोनों तरफ की बात सुनकर फैसला किया कि दुराब खान को कैद कर लिया जाए। इस पर सरदार साहब ने कहा कि इसे कैद करने की बजाय संसार किया जाए। इस बात पर सुल्तान मोहम्मद और सरदार साहब के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद जिरगा ने सरदार का फैसला मान लिया। लेकिन अचानक दुराब खान और उसके आदमियों ने बंदूकें निकाल ली और फिर दुराब खान ने सरदार के सीने पर पे दर पे फायर की और अपने आदमियों के साथ हवाई फायरिंग करता हुआ वहां से भाग गया। जिरगे में सब लोग मौजूद थे मासवाए सरदार ज़रग़ाम अली ख़ान के, जो अभी तक नहीं पहुंचा था। तभी एक साइड से धूल उड़ाती ब्लैक मर्सिडीज़ नज़र आई और आकर जिरगे के करीब रुकी। गाड़ी में से वाइट कलर की कमीज़ शलवार में मलबूस, पाँव में चप्पल अड़से सरदार ज़रग़ाम अली ख़ान उतरा। इलाके की कई लड़कियां इस पर मरती थी, लेकिन वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वो सरदार आला सलमान पाशा के करीब रखी चेयर पर बैठ गया। इसने अपने सामने बैठे मजमे पर एक नज़र डाली और फिर इसकी नज़र सुल्तान मोहम्मद के बगल में खड़ी ज़ैनब सुल्तान पर टिक गई, जो बेनियाज से अपनी गलाई में बंदी वाच को खोल और बंद कर रही थी। सरदार ज़रग़ाम अली ख़ान, ये अब आपका फ़ैसला होगा कि आप अपने बाप के कत्ल के लिए क्या फ़ैसला करते हैं। सरदार आला सलमान पाशा की आवाज़ पर सरदार ज़रग़ाम अली ख़ान ने अपने सामने सर झुकाए खड़े दुराब सुल्तान पर एक नज़र दौड़ाई और फिर सरदार आला की तरफ देखा। मैं खून बहा चाहता हूँ और खून बहा में ज़ैनब सुल्तान चाहिए है। सर पर स्काफ बांधे, आंखों में आंसू लिए ज़ैनब सुल्तान ने ज़रग़ाम अली ख़ान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। इसने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन इससे पहले सुल्तान मोहम्मद खड़े हो गए। मुझे मंजूर है। और ज़ैनब सुल्तान गंग सीन दो मर्दों को देख रही थी, जो एक रिश्ते में इसका बाप लगता था और दूसरा ज़रग़ाम अली ख़ान, जो आज नफ़रत के रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर रहा था। इसने अपनी माँ की तरफ देखा और इसने भी बेटे की मोहब्बत में नज़रें फेर ली और फिर एक उम्मीद से इसकी नज़र ज़रग़ाम अली ख़ान पर टिक गई, जिसने आंसू से लबरेज इसकी आंखों में देखा और फिर कुछ कहने के लिए लब्बा की, लेकिन कुछ सोचकर होंठ बेंच लिए। और ज़ैनब सुल्तान की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। मैं चाहता हूँ अभी इसी जिरगे में हमारा निकाह हो। इसकी बात पर सुल्तान मोहम्मद थोड़ा तज़ब्ज़ब का शिकार नज़र आया, लेकिन वो ज़ुबान दे चुका था। आनन फानन वहाँ मौलवी साहब को बुलाया गया और ज़ैनब सुल्तान को भाई की जान के एवज़ भेज दिया गया और ज़ैनब सुल्तान से ज़ैनब ज़रग़ाम अली ख़ान बन गई। निकाह होते ही ज़रग़ाम अली ख़ान अपनी जगह से खड़ा हो गया और एक नज़र ज़ैनब सुल्तान पर डालकर वो दुराब खान के बराबर आकर खड़ा हो गया और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
सब ने बस जराब खान को नीचे गिरते देखा था और सबकी नज़रें जरगाम अली खान के हाथ में मौजूद पिस्टल पर थी, जिसमें से 6 फायर हुए थे और इसने 6 की 6 गोलियां जराब खान के सीने में उतार दी थीं। सब शशदर से खड़े हो गए। सुल्तान मोहम्मद तेज़ी से जरगाम अली खान की तरफ बढ़ा और इसे गिरबान से पकड़ना चाहा, लेकिन जरगाम अली खान ने बीच में ही इसके हाथ पकड़ लिए। सुल्तान मोहम्मद खान ने इसने चबा चबा कर अल्फाजदा किए, मैं सरदार जरगाम अली खान हूँ जो अपने फ़ैसले खुद करता है। अपनी बेटी तुमने खून बहा में दी है और तुम्हारे बेटे की दूसरी सज़ा भी बाकी थी जो मेरे बाप ने और इस जिरगे ने तय की थी। इसके साथ ही वो इसके हाथ छोड़ता हुआ ज़ैनब सुल्तान पर एक नज़र डालता हुआ वहाँ से निकल गया। ज़ैनब सुल्तान भाई की मैयत पर बैठी आंसू बहाती रह गई। सुल्तान मोहम्मद की हवेली में कुरहाम बरपा था। इसकी माँ बहन डाल रही थी। इसका छोटा भाई माँ और बहन को आंसू बहाते देख रहे थे। ज़ैनब सुल्तान तो हैरान थी, कैसे सख्त दिल शख्स से इसका निकाह हुआ था जिसने इसके भाई की जान लेने से पहले एक पल के लिए सोचा भी नहीं। तो वो इसके साथ क्या करेगा जो अपने जवान भाई को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखकर इसके दिल में इस शख्स के लिए बेतहाशा नफरत उभरी थी। जब इसका बाप अपने जवान बेटे की जनाज़े को कंधा दे रहा था तो वो अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो दी। वो हवेली में दाखिल हुआ तो इसकी माँ उजड़े हुए बिखरे बालों से इसके आगे खड़ी थी। जरगाम, बताओ अपने बाबा जान के खून का बदला लिया है कि नहीं? वो माँ को बाहों में भर कर कमरे में ले आया। माँ, आप आराम करें। नहीं जरगाम, पहले बताओ अपने बाप का बदला लिया है कि नहीं? इसने माँ के कदमों में बैठकर अपने हाथ इनके घुटनों पर रखकर इस बात में सर हिलाया। क्या किया है? उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से अपने कड़ी जवाल बेटे को देखा। ज़ैनब सुल्तान से निकाह करके आ रहा हूँ। इसकी माँ ने शाकी नज़रों से इसे देखा और अपने घुटनों पर रखे इसके हाथों को झटके से परे धकेला। वो उठकर माँ के बराबर बैठ गई। उन्हें अपने असार में लेकर अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपने पिस्टल की 6 की 6 गोलियां इसके सीने में उतार कर आ रहा हूँ। ऐसे शख्स को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं था। अम्मू जान, आपको क्या लगा था आपका बेटा बुज़दिल है जो अपने बाप की नाश पर निकाह करके आएगा? मैं तो अपने दुश्मनों को दोहरी सज़ा देना चाहता हूँ। वो अपने बेटे के लिए भी रोएगा और बेटी के लिए भी। इसने क्या समझा इसका बेटा दूसरों की इज्जतों से खेलेगा और दूसरों की जान लेगा और उससे पूछने वाला कोई नहीं होगा? लेकिन जरगाम, इस लड़की का कोई कसूर नहीं। तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इनकी बात पर वो खामोश हो गया। अपनी माँ की बात को वो मरकर भी नहीं रद्द कर सकता था। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी फैमिली से थी और इनके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता था। अम्मू जान और गुल और अब अबरू कहाँ हैं? ओस गुल को असफर खाना खिला रहा है और अबरू अपने कमरे में है। आपने खाना खाया है? नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। चलें फिर चल के खाना खाते हैं। वो माँ को थाम कर अपने साथ बाहर ले आया और मुलाजमा को खाना लगाने के लिए कहा। तो मेरा शेर बेटा है, तुझे बड़े होकर जरगाम अली खान से अपने भाई का बदला लेना है। मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुमने इसे अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा करना है। सब सुनती ज़ैनब आगे बढ़ी और मुगदाद को अपनी बाहों में भर लिया। बाबा, आप इसके दिमाग में कैसी बातें डाल रहे हैं? एक बेटे को कुर्बान करके आपको सुकून नहीं मिला जो दूसरे को भी वही सबक पढ़ा रहे हैं? खुदा का वास्ता है आपको भूल जाएं इस सब को और सुकून से जिए, खुद भी और दूसरों को भी सुकून से जीने दें। बात के इख्तिताम पर इसने बाप के आगे हाथ जोड़ दिए। हाँ, ठीक कह रही है तू। सबसे पहले तो मैं तेरा बंदोबस्त करता हूँ। वो चलने लगी है तेरी ज़ुबान। तो अपना सामान पैक कर ले। कल सुबह सूरज तुलू होने से पहले तू यहाँ से इस्लामाबाद अपनी फूफो दुर्दाना के पास पहुंच जाएगी और वहीं वो तेरा निकाह अपने बेटे सफ़ीर से करवा देगी और तेरा बोझ तो मेरे सीने से उतारेगी। बेटियां बाप के काम आती हैं और तू नकारा कम वक्त कहीं कि मेरे बेटे को खा गई। मैंने क्या किया है बाबा? और ये आप कह रहे हैं मेरा निकाह हो चुका है? आप निकाह भी निकाह करवाएंगे तो बहुत बड़ा गुनाह है। चटाक की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। इसका होंठ का किनारा फट गया था जिसमें में से खून की नन्ही नन्ही बूंदें निकलकर इसकी थोड़ी पर पहुंच आई थी। सुल्तान मोहम्मद ने आगे बढ़कर इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। खबरदार कर इस निकाह का नाम भी लिया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नज़ाकत, नज़ाकत, इस लड़की को लेकर अभी के अभी निकल जाओ ताकि सुबह होने तक ये इस्लामाबाद पहुंच जाए। रात के पिछले पैर था। हर तरफ वो का आलम था। वो अपने मुख्तसर से सामान के साथ इस्लामाबाद के लिए रवा दवा थी। गाड़ी तेज़ी से बढ़ी थी। पथरीली सड़क होने की वजह से गाड़ी हिचकोले खाती चल रही थी। ज़ैनब सुल्तान खामोशी से आंसू बहाती अपने नसीबों पर मातम करना थी। वो अपने ख्यालों से इस वक्त निकली जब एक और गाड़ी की हेडलाइट्स इसकी आंखों पर पड़ी और ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से रोक दी। कौन है नज़ाकत? बीबी जी, जरगाम अली खान है। और ड्राइवर की बात पर वो पूरी जान से काम गई। तभी ज़ैनब ने इसे अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा। इसने खौफ से आंखें बंद कर ली। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा तो अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ सामने खड़ा था। नज़ाकत, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस्लामाबाद। ओके, अच्छी बात है।
ज़ैनब ने इसे कोट की जेब से कुछ निकालते देखा। यकलल हमें इसने एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया था, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ज़ैनब ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैं तुम्हारी मदद लेने से बेहतर मरना चाहूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें भी जीना पड़ेगा ज़ैनब सुल्तान। और हाँ, मैं जानता हूँ ऐसा वक्त आएगा, इसीलिए दे रहा हूँ। इसने इसकी मुट्ठी खोल कर इसमें वो कार्ड रखते हुए इसके चेहरे पर एक गहरी नज़र डाली और दरवाज़ा बंद करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। गाड़ी एक साइड पे करके इसने इनकी गाड़ी को गुजरने की जगह दी और गाड़ी पास से गुजरने पर ज़ैनब को हाथ के इशारे से कॉल करने की याद दहानी करवाई, जिस पर इसने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। इसकी आंख खुली तो सूरज और बादलों में आंख चोली जा रही थी। इसने वक्त देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो तकरीबन 5 घंटे सोई थी। नज़ाकत दिल जमी से ड्राइविंग कर रहा था। नज़ाकत कितना रास्ता रह गया है? बस बीबी जी, हम लोग इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। 1 घंटे के सामने एक घर के सामने गाड़ी रोककर ड्राइवर नीचे उतरा और सामने बने गार्ड्स के कैबिन में थोड़ी देर गुफ्त शनीद के बाद लौट आया। आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। चौकीदार ने गेट वा किया और ड्राइवर गाड़ी अंदर ले आया। बीबी जी, हम पहुंच गए हैं। वो मरे कदमों से नीचे उतरी तो सामने ही लॉन में सफ़ीर और दुर्दाना बेगम बैठे थे। वो दोनों इसे देख चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी खड़े होने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अस्सलाम वालेकुम फूफो। इसके सलाम के जवाब में दुर्दाना बेगम दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई, जबकि सफ़ीर ने रुखा सा जवाब दिया, बैठो। सफ़ीर ने इसे बैठने की इजाज़त दी। नहीं, बैठने की ज़रूरत नहीं है, बताओ क्यों आई हो यहाँ? अब की बार आवाज़ दुर्दाना बेगम की तरफ से आई थी। बाबा बाबा ने भेजा है। खबर मिली थी मुझे, तुम तो दुश्मन के बेटे से निकाह करके आ रही हो। मैंने इससे निकाह नहीं किया, मेरा निकाह इससे करवाया गया है। अरे तेरे तो बड़े पढ़ निकला है। मेरे मुंह पर ऐसे फुनकार के बोल रही है। ज़ैनब ने हैरान नज़रों से इस औरत को देखा जो रिश्ते में इसकी फूफी थी। मुलाजिम हुसैन, उन्होंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। तभी एक मरनी सी शक्ल वाला छोटे से कद का लड़का बाहर आया। जी जी बेगम साहिबा, इस लड़की का सामान अंदर ले जाकर गेस्ट रूम में रख दो। आओ जी, आपको आपका कमरा दिखा दूँ। वो मुलाजिम की मैयत में अंदर चली गई। वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो ज़ायरा बेगम जाए नमाज़ पर बैठी थी। वो खामोशी से बेड पर बैठ गया और उनकी नमाज़ मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो जाए नमाज़ फोल्ड करती इसके करीब आई और इसके चेहरे और सीने पर कुछ पढ़कर फूंका। ज़रगाम अली खान ने आंखें बंद कर लीं। जब वो इसके बराबर बैठी तो वो इसने आंखें खोल दी। अम्मू जान, मैं आज वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ज़रगाम, उन्होंने बेयकीनी से बेटे को देखा। तुम अपनी माँ और बहनों को अकेले छोड़कर जा रहे हो? मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ चलें। ज़रगाम, इनकी आवाज़ में एक धार थी। तुमने अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपने घर और यहाँ के लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मुझे तुमसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी ज़रगाम अली खान। जानते हो कितने लोगों की नज़र तुम पर टिकी हैं? वो तुम्हें अपना सरदार मान चुके हैं। तुम इनका यकीन हो, इनकी उम्मीद हो, लेकिन अम्मू जान, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल चल रही दुश्मनी, खून खराबा। ज़ाहिरा खातून ने एक चुपती नज़र ज़रगाम के चेहरे पर डाली। फिर ज़ैनब सुल्तान से निकाह क्यों किया है? ज़ाहिरा खातून ने इसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़ी। वो सवाल किया जिससे वो पिछले 10 दिन से भाग रहा था। इसने एक खामोश नज़र वहाँ पर डाली और अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ज़रगाम, जवाब देकर जाओ, तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ पूछा है। इसने एक दर्द भरी नज़र से अपनी माँ को देखा। इतनी जालिम क्यों बन रही हैं? आज जो बात मैं सोचना भी नहीं चाहता वो मेरे मुंह से खिलवाना चाहती हैं। ज़रगाम, क्यों? अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो तुम? ज़रगाम अली खान, वो तुमसे बहुत छोटी है और वो कुछ भी नहीं जानती। तो ऐसा जानना होगा कि इसकी ज़िंदगी को मैं जहन्नुम बनाऊँगा, मेरे से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनी है। ज़रगाम, कमज़ोरों से बदला नहीं लेते। वो कमज़ोर तो नहीं है मुजान, फ़ायका सुल्तान की बहन है, इसके जैसी ही होगी। ज़रगाम, तुम्हारी भी बहनें हैं? हाँ हैं, लेकिन मेरी बहनें फ़ायका सुल्तान जैसी नहीं हैं। वो इस वक्त लाउंज में बैठी थी। घर में दुर्दाना बेगम और सफ़ीर दोनों ही नहीं थे, इसलिए वो पूरी आज़ादी से बैठी हाथ में ड्राई फ्रूट की ट्रे लिए चैनल सर्च कर रही थी। जब एक शख्सियत को देखकर इसका हाथ रुक गया। जहाँ न्यूज़ कास्टर कह रही थी, आइए हम आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ इस वक्त पाकिस्तान से यूनिसेफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एशियन हेड जैक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस हाथों में फाइल्स पकड़े वो बहुत कॉन्फिडेंस से आकर सबको सलाम करता हुआ चेयर संभाल रहा था। हम सर, हमने सुना है कि आप अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। ज़रगाम अली खान ने मुस्कुराकर इस समत देखा जिस तरफ से सवाल आया था। जी, आपने सही सुना है, मैं अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। सर, इसकी कोई ख़ास वजह? जी, कुछ निजी मसाइल की वजह से मैं जॉब जारी नहीं रख सकता। और वो और भी बहुत कुछ कह रहा था और ज़ैनब सुल्तान आंखें फाड़े मुंह खोले सब देख रही थी। वो मुतासर को हैरान को नज़रों से इसे देख रही थी, जो अपने इलाकाई हुलिये में तो खूबसूरत लगता था, लेकिन आज इसे मॉडर्न ड्रेस में देखकर वो बहुत ही मुतासर नज़र आ रही थी। तभी इसके मोबाइल पर रिंग हुई। इसने नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की। ज़ैनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इस ज़रगाम अली खान से निकाह कर लिया? जानती हो बहुत बड़ा कमीना है। तुम नहीं जानती ज़ैनी इसने मेरे साथ क्या किया था। ज़ैनब ने मोबाइल कान से उठाकर इसे गुरर से मोबाइल की जगह फ़ायका सुल्तान इसके सामने हो। आप ही क्या, इसलिए आपने मुझे इतने अरसे के बाद कॉल की है? मेरी जानी, मुझे बाबा ने बताया कि तुमने इससे निकाह किया है, तुमसे तो सब्र ही नहीं हुआ। अच्छा, बाबा ने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने ये निकाह खुद करवाया है अपने बेटे की जान बचाने के लिए?
जैनी, बाबा ने जो भी किया, लेकिन देखो तुम इसे कॉल करो, इसे कहो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। वो जो मुतालबात रखे वो मान लेना, लेकिन अपनी जान छुड़ा लेना। फ़ाइका ने तो अपनी कह के कर कॉल बंद कर दी और ज़ैनब अब मोबाइल हाथ में लिए अजीब कश्मकश में थी, कॉल करूँ या नहीं। और वो हाँ और नहीं के दरमियान में लटकी हुई थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल कर थक गई थी। फिर उसने अपने हैंड बैग में से वो कार्ड निकाला जिसमें दिल्ली हरूफ में लिखा था जैक, हेड ऑफ यूनिसेफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर साउथ एशिया। इसके नीचे इसका नंबर लिखा था। इसने कामते हाथों से इसका नंबर सेव किया और फिर काफ़ी देर की कश्मकश के बाद कॉल कर ही ली थी। बेल जा रही थी, 1 2 3 और फिर माउथ पीछे इसकी गंभीर आवाज़ इसके कानों से टकराई। हेलो हेलो। जैनब का दिल धक धक करता वसले तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। जैनब ने जल्दी से कॉल काट दी और मोबाइल सामने बेड पर फेंक दिया, जैसे वो इसे अभी भी देख रहा हो। तभी इसके व्हाट्सएप पर मैसेज मौसूल हुआ। इसने व्हाट्सएप खोला, सामने ही इसके नाम का मैसेज था। इसने जल्दी से मैसेज ओपन किया। जैनब, मैं भी मसरूफ़ हूँ, रात को कॉल करता हूँ। जैनब सुल्तान को गंग से अपनी जगह पर बैठती चली गई। क्या इसके पास मेरा नंबर पहले से है? इसे इस शख्स से खौफ महसूस हुआ और फ़ाइका की बातें सच लगी। इसने इससे बात ना करने का तहैया किया और चादर तान कर सोने की कोशिश करने लगी। अर्ज़गाम अली ख़ान का आज ऑफिस में आखिरी दिन होने की वजह से काफ़ी देर हो गई थी। उठने से पहले अचानक इसे ख्याल आया कि आज इसे जैनब ने कॉल की थी और इसे काम ज़्यादा होने की वजह से मौका ही नहीं मिला। जैनब को कॉल मिलाते हुए वो ऑफिस से निकला था। दूसरी तरफ बेल जाती थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसने वक्त देखा तो रात के 12 हो रहे थे। इसने सोचा वो सो चुकी होगी तो कॉल डिस्कनेक्ट करके पॉकेट में रख लिया। वो गाड़ी का लॉक खोल रहा था जिस वक्त इसके मोबाइल में रिंग हुई। इसने नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर इसके चेहरे पर पथरीले तासुरात नमूदार हुए। क्यों कॉल किया? वो बोला तो इसकी आवाज़ में चट्टानों सी सख्ती थी। तुमने मेरी बहन से निकाह किया है? एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो तुम। फ़ाइका तिल मिलाकर बोली। हाँ हूँ, और ये सब मैंने आपसे ही सीखा है मिस फ़ाइका सुल्तान साहिबा। अब की बार वो बोला तो इसकी आवाज़ में तंज की आमेज़िश थी। जो खेल तुम खेल रहे हो उसमें हार जाओगे, तलाक दे दो जैनब को। अच्छा, खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे के देखो होता है क्या। ज़रगाम अली ख़ान, भूल जाओ जो हुआ था। भूल जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। वो इससे तहसील ला रहा था। वो मेरी बहन है जैक, वो अब मेरी बीवी भी है। अच्छा ठीक है, फिर अब मुलाकात कोर्ट में होगी। हम खुला के लिए कोर्ट जाएंगे। मैं एक बार फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊंगी। तुम याद रखोगे किससे पंगा लिया तुमने। ओके, बेस्ट ऑफ लक मिसेस फ़ाइका सुल्तान। जैनब की आंख सुबह के 4 बजे खुली। इसने वक्त देखने के लिए मोबाइल उठाया तो सामने जरगाम की मिस कॉल देखकर बैठ गई और इसी वक्त इसका नंबर डायल किया। 2 3 बेल्स के बाद कॉल उठा ली गई। जरगाम अली खान की खुमार आलूदा आवाज़ इसके कानों से टकराई। हेलो की आवाज़ सुनते ही जैनब ने जल्दी कामते हुए होंठों से अपनी बात इसके सामने रखी। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मुझे आप जैसे शख्स से शदीद नफरत है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरी जान छोड़ दें। आप हैं कौन? इसकी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में जो सवाल किया गया और सुनकर वो थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गई। आपने कितनी लड़कियों से शादी कर रखी है? मैं जैनब सुल्तान हूँ। जी? जी को लंबा खींचा गया। जी? जी क्या? कुछ नहीं। आपने मुझे इस वक्त ये बताने के लिए कॉल किया कि मैं आपका पीछा छोड़ दूं। अगर मैं ना कर दूं तो फिर आप क्या करेंगी? जैनब खामोशी से होंठ काटने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ठीक है वो क्या कहें। जैनब ज़रगाम अली ख़ान, मैंने आपको एक पूरे गाँव के सामने अपनाया है। अब आप मेरी मलकियत है। मैं जब चाहूँ आपको अपने घर ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वक्त देना चाहता हूँ। आपके भाई ने जो किया इसकी सज़ा तो आपको भी मिलेगी। जी और बहन के किए की भी। जैनब की तरफ से फौरी जवाब आया था, जबकि दूसरी तरफ खामोशी छाई थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो सब कुछ जानती होगी। जी हाँ, इसकी भी। इसकी सर्द आवाज़ जैनब के कानों से टकराई और साथ ही टूं टूं की आवाज़ के साथ कॉल काट दी गई। जैनब ने गुस्से से मोबाइल तोड़ फेंका, लेकिन एहतियात के साथ मोबाइल को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो जानती थी अगर ये मोबाइल ख़राब हो गया तो इसे नया मोबाइल किसी ने नहीं ला कर देना था। ये एक प्राइवेट अस्पताल की सर्जिकल वार्ड थी जहां इस वक्त इसके सामने एक जिंदा लाश मौजूद थी। वो धीरे से चलता हुआ इसके बेड के करीब रखे बेंच पर बैठ गया और बहुत सी नलकियों में जकड़े इसके हाथ को अपने हाथों में लिया। जानती है मेरा निकाह हो चुका है, मैंने शादी कर ली, लेकिन आप तो थी ही नहीं मेरी शादी में। पे आप कितना सोती हैं? आपकी ये नींद पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। सालों हो गए हैं मुझे आपके जागने का इंतज़ार करते हो। आपको मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, वरना आप मेरे जगाने पर एक बात तो उठ जाती। सामने लेटे वजूद की आंख से आंसू निकलकर इनके कान की तरफ भागने लगा, जिससे इसने अपने पूरे ऊपर चुन लिया। मैं जानता हूँ आप सुन रही हैं। आप अपने आंसू से मुझे ब्लैकमेल कर देती हैं, लेकिन उठती नहीं हैं। इसने इसकी पेशानी का बोसा लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। और गहरी नींद सोई हुई थी जब किसी ने इसे झंझोड़ कर झुकाया। इसने पट से आंखें खोली और सोई जागी कैफियत में समझने की कोशिश करने लगी कि इसके साथ क्या हुआ है। तभी इसकी आंखों के सामने फ़ाइका का चेहरा लहराया। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और जमाई लेते हुए इस हाथ से रोकने की नाकाम कोशिश की। बिया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा शौर्य नामदार आज किधर है? इस सब को छोड़ो, तुम उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे लेने आई हूँ? वो क्यों? तुम जाओ पहले
फ्रेश होकर आओ। वो बालों को जूड़े की शक्ल में बांधती वाशरूम में घुस गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो ग्रीन कलर के शलवार कमीज के साथ बड़ा सरबटा कंधों पर फैला रखा था। वो आईने के आगे खड़ी अपने बाल बनाने लगी। वो तुम्हारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है? फ़ाइका को आप बात का आगाज़ करने के लिए देख कोई मौजू चाहिए था। नहीं, क्यों? आपके और बाबा की वजह से। हमेशा की तरह ज़ैनब ने अपनी बात बरमला कही, लेकिन मैं तुम्हारी जगह पर नहीं और तुम मेरी और बाबा की जगह पर नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी तुम्हें भी अपनी खुद तस्लीम कर लेनी चाहिए। अच्छा, वो फीकी सी हंसी इसलिए कि ये सितमगर अपनी वजह नहीं बदलेंगे। आप तो बिल्कुल बाबा के सांचे में डलती जा रही हो, लेकिन शायद मैं इस दास्तान का वो किरदार न बन सकूं। फ़ाइका ने जल्दी से मौजू बदल दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मेरे साथ साथ चलो, हमें एक जगह जाना है। वो खामोशी से देखने लगी, जिस पर फ़ाइका ने नज़रें फेर ली। पप्पो से इजाज़त ले ली है मैंने। फ़ाइका इसलिए इस्लामाबाद के मशहूर बैरिस्टर शहरियार अफंदी के पास गई थी। सर, हम लोग खुला का केस दायर करना चाह रहे हैं। फ़ाइका की बात पर ज़ैनब हैरान होकर इसे देखने लगी। आप ये क्या कह रहे हैं? चले यहाँ से, मुझे घर पर यहाँ घबराहट हो रही है। वो फ़ाइका को बैरिस्टर शहरियार के चैम्बर में छोड़कर बाहर निकल आई। जल्दबाजी की वजह से वो राहदारी मुड़ते हुए सामने से आती शख्सियत को नहीं देख सकी और उसके सीने से जड़ कर आई। सामने वाले ने इतनी तेज़ी से इसे पीछे किया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी जगह मंजमद हो गए। ब्लू कलर के 3 पीस सूट में मलबूस, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए, वो वही था। ज़ैनब! फ़ाइका की आवाज़ पर ज़ैनब होश की दुनिया में लौटी, जबकि इससे के सामने खड़े जैक को देख फ़ाइका तेज़ी से आगे बढ़ी और ज़ैनब को पीछे धकेलते हुए जरगाम के सामने खड़ी हो गई। फ़ाइका को देखकर वो इधर उधर टहलने लगा और फ़ाइका की साइड से निकलने लगा। जब इसने जरगाम का बाजू दबोच लिया। जरगाम ने नफरत से इसका हाथ अपने बाजू से झटका। क्या मसला है आपके साथ? आप क्यों कौन सा तमाशा करना चाहती हैं? अब वक्त बदल गया है। आप जैसों को मैं इनकी औकात याद दिलाना जानता हूँ। और अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना मुझे जरगाम अली ख़ान से ज़ीनिया अली ख़ान का भाई बनते देर नहीं लगेगी। ये कहकर वो ज़ैनब सुल्तान की तरफ मुड़ा। आज तो तुम मुझे यहाँ नज़र आ गई हो। आइंदा अगर इस तरफ का रुख किया तो नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। ज़ैनब, सुल्तान खुला के बारे में सोचना भी मत। वो उंगली उठाकर वान वान करते हुए अपने कोट पर आई नतीजा शिकन को दुरुस्त करता हुआ आगे बढ़ गया। जबकि जीनिया के नाम पर फ़ाइका पर सख्ता जारी हो गया। आप ये मकाफ़ात अमल है। आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। अगर रब ने मेरी किस्मत में वो हिसाब देना लिख दिया है तो वो मुझे देना ही होगा। आपने जो किया था वो गलत था, और अब बस मेरी तलाक के बारे में सोचिएगा भी मत। मैं ये दाग सर पर नहीं सजाना चाहती। फ़ाइका ने फ़ाइका गहरी सी सोच में थी। चलो अभी तो घर चलते हैं। वो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था, इसका दिमाग खोल रहा था। फ़ाइका सुल्तान को रूबरू देखकर आज वो फिर से माजी में पहुंच गया। बाबा जानी सच? इसकी पुरजोश चहकती आवाज़ ने मोहम्मद अली ख़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। हाँ बेटा, सच में मैं तुम्हें अफसरदा नहीं दे सकता। और अम्मू जान को इन्हें कौन समझाएगा? इन्हें समझाना मेरा काम है अपिया। सच में तुम इन्हें मना लोगे? जी नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हो मना लूँगा? क्योंकि मैं इन्हें मना चुका हूँ। वो खुशी से भाग कर आकर जरगाम अली खान के गले से झूल गई थी। मेरा प्यारा लाला। जीनिया ने प्यार से इसके दोनों गाल चूम लिए। वो जब भी बहुत खुश होती से लाला कहती थी। वो इससे पूरे 4 साल बड़ी थी, लेकिन जवानी के दहलीज को पहुंचता जरगाम अली खान कद काठ में इससे बड़ा ही लगता था। जीनिया अली खान ने अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन में टॉप किया था और अब वो मज़ीद पढ़ने के लिए इस्लामाबाद जाना चाहती थी, लेकिन ज़ायरा खातून चाहती थी कि अब इसकी शादी कर दें। और फिर अम्मू जान की ना करने के बावजूद वो इस्लामाबाद चली गई, जहाँ वो हॉस्टल में रह रही थी। इसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में 1 महीने के बाद ही जब ज़रगाम इससे मिलने गया तो बहुत इससे परेशान नज़र आई। पिया, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो वैसे ही वहम कर रहे हो। इसने टालने की कोशिश की, लेकिन ज़रगाम जान छोड़ने वालों में से नहीं था। अभी आप मुझे अभी बताएंगी कि क्या हुआ, नहीं तो मैं अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा। वो छोटा होने के बावजूद भाई होने का पूरा पूरा जाम दिखाता था। वो कश्मकश का शिकार थी कि ये बताए कि नहीं। इसने अपने और ज़रगाम के दरमियान मौजूद फासले को ख़त्म करते हुए इसके दोनों हाथ थाम लिए। ज़रगाम, वो फ़ाइका सुल्तान भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मुझे इससे डर लगता है। इसने बहुत सोच जा के बाद बहुत सी बातें हज़फ करके एक जुमले में अपनी परेशानी से बताई। अब यह क्या चीज़ है? आप भी वो कोई चुड़ैल है जो आपको इससे डर डर लगता है? आप तो मेरी बहुत बहादुर बहन है।
इसकी बात पर जीनिया ने मुस्कुराते हुए सारिस के बाजू के साथ टिका दिया और जरकाम अली खान के दिमाग में बस एक नाम महफूज हो गया था जिससे इसकी बहन खौफजदा थी, फ़ायका सुल्तान। जीनिया की डायरी जीनिया डायरी लिखती थी और जब जरगाम के हाथ वो डायरी लगी थी जब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूनियन के पहले दिन वो क्लास में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी जब वहाँ फ़ायका अपने कुछ दोस्तों के साथ आदम की। जीनिया के हाथ कांपने लगे लेकिन इसने खुद को मजबूत करते हुए वहाँ से जाने की कोशिश की जब एक लड़का इसके सामने आकर रुक गया। अरे सोनियो, कहाँ चल दी है? हम तो अभी आए हैं, दीदार तो करने थे। इस लड़के ने इसके गाल को छूने की कोशिश की लेकिन जीनिया ने इसका हाथ झटक दिया। वो लड़का खतरनाक होकर इसकी तरफ बढ़ा लेकिन इससे पहले ही लड़कों का एक और ग्रुप वहाँ पहुँचा है जिनका ग्रुप लीडर फौजान यहिया एक सुलझा हुआ लड़का था। इसे देखकर फ़ायका और इसके दोस्त निकल गए जबकि फ़ायका सुल्तान ने जाते जाते मुड़कर इसकी तरफ देखा और अंगूठे के इशारे से लूज़र का निशान बनाती ही निकल गई। वो अपनी जगह पर ढहसी गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर वहाँ से जा सके। तभी फौजान यहिया की इसके पर नज़र पड़ी। एक्सक्यूज़ मी, आर यू ओके? इसकी आवाज़ पर ने सर उठाकर इसे देखा और इस बात में सर हिलाया जिस पर वो इसे टटोलती नज़रों से देखता वहाँ अपने ग्रुप के लड़कों के साथ चला गया। गाड़ी एक झटके से रुकी थी और जरगाम माजी को पीछे छोड़ता हाल में लौटा था। वो अपने फ्लैट के बाहर खड़ा था। आज से वो हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा था जहाँ इसकी माँ और बहनें इसकी मुंतजर थी। वो अंदर आया, दाखिल हुआ तो पूरे फ्लैट में नीम अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाज़ा लॉक करके अपने कमरे की तरफ आया और स्टडी टेबल पर ढह के था गया। इसने हाथ मार कर टेबल लैंप ऑन किया और सुर्ख चिल्ड वाली डायरी हाथ बढ़ाकर करीब की और इसे खोल लिया। वो इस डायरी को कई बार पढ़ चुका था और हर रोज़ रात को वही डायरी पढ़ता था और एक नई अजियत का शिकार होता था। वो कैसा भाई था जो अपनी बहन की हिफाजत ना कर सका। जीनिया छुट्टियों पर घर आई हुई थी और अपनी डॉक्टरी का रोब अम्मूजान पर खूब जमा रही थी। परफेक्ट अम्मूजान, आज तो आपका बीपी बिल्कुल सेट है। ज़ायरा का बीपी चेक करके जीनिया ने स्टेथोस्कोप समेट कर अपने बैग में रखा और मुस्कुराकर माँ को देखा जो खासी फ्रेश लग रही थी। एक साइड पे बैठे सरकाम ने बहन को देखा जो माँ की एक एक टैबलेट को उठा उठा कर देख रही थी और इन्हें बता रही थी कि कौन सी दवा कौन सी बीमारी के लिए है। वो जानता था इसकी अवलीन ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बनेगी लेकिन घर में सबको बनाते बनाते ही इसके कई साल ज़ाया हो गए थे। यूनी में फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी सेकंड पोजीशन आई थी और वो बहुत से प्रोफेसर की नज़रों में आ गई थी। वो इस दिन बहुत खुश थी। इसने कॉल करके जरगाम को अपनी कामयाबी के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुआ और फिर सब बारी सब से बात करने के बाद वो सरशार सी कैंटीन पर चली गई जहाँ फ़ायका और इसके चंद दोस्त बैठे थे। फ़ायका दुर्दाना बेगम के पास मुकीम थी। तभी वहाँ फौजियान यहिया ने जीनिया को प्रपोज़ किया था। इसका ताल्लुक अली क्लास के साथ से था लेकिन वो नहीं जानता था कि जीनिया अली खान जहाँ से ताल्लुक़ रखती है वहाँ ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं निकलती थी। वो जीनिया के सामने बैठा इसके जवाब का मुंतज़र था जबकि वो इसकी हरकत इस हरकत पर थर थर काँप रही थी। जीनिया ने अपने इर्द गिर्द एक नज़र वाली नफ़ी में सर हिलाकर वहाँ से चल दी जबकि एक टेबल पर बैठी फ़ायका सुल्तान इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर चुकी थी। जीनिया को काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसकी यूनी में किसी के साथ दोस्ती तो थी नहीं कि जिसे वो बताती। वो बस डरी से मिसी इधर उधर देखती रहती। एक दिन इसने फ़ायका को कुछ लड़कों के साथ देखा जिन्हें वो कुछ पैसे दे रही थी। वो कुछ राजदारी बरत रही थी। जीनिया को देखकर वो मुस्कुराकर इसके पास चली गई। फिर देखते देखते इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती होने गई। एक पौधा होता है आक जिसके पत्ते नरम व मुलायम होते हैं और इसकी टहनियाँ नाजुक सी होती हैं और जो हल्के से झटके से टूट जाती हैं। इस पौधे पर बाहर कोई कांटे नहीं होते और इसकी शाखों पर नन्हे नन्हे सफ़ेद फूल खिलते हैं जो अंदर से गहरा नीला रंग लिए हुए होते हैं। लेकिन इस पौधे के सज पत्तों की रगों में दौड़ता सफ़ेद दूध इस कदर जहरीला होता है कि जो किसी की आंखों में गिरे तो वंदा कर दे। इंसान तो खैर नहीं लेकिन जानवर भी इसे खाना पसंद नहीं करते। कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं बज़ाहिर आग के पत्तों की तरह नरम मुलायम और अपने अंदर नफरत का एक जहान पाल रखते हैं। किसी भी जहरीले कीड़े के कांटे का इलाज है लेकिन ऐसे इंसानों के डसे का कोई इलाज नहीं। बस जीनिया का भी पाल ऐसे ही आग के पौधा सिर्फ इंसानों से पड़ा था जिसे दुनिया फ़ायका सुल्तान के नाम से जानती थी। उजाला फैले काफ़ी वक्त हो चुका था। हॉस्टल से लेकर जाने वाली वैन ख़राब हो गई थी इसलिए वो पैदल ही यूनी के लिए निकल पड़ी। फुटपाथ पर इस वक्त और भी बहुत से लोग इसके आगे पीछे चल रहे थे जिनकी चाल में ही नहीं अंदाज में भी अचलत थी। तेज़ कदम उठाते अचानक इसकी नज़र अपने बराबर में पड़ी जहाँ सफ़वान यही इसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। इसे देखकर इसके कदम से सुस्त पड़ गए। शफाफ चेहरे पर मासूमियत रक्स कर रही थी और गाल गुलाबी पड़ रहे थे। वो ज़रे लब कुछ पड़ी थी। गुलाबी कलर के गाउन पे गुलाबी हिजाब लपेटे वो कोई पाकीज़ा रूह रख रही थी। सफ़वान की नज़रें इसके चेहरे पर जैसे गड़ सी गई थी। सुनो, वो रुक गई। जल्दी कहो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं क्या करूं? सर पर लपेटे स्कार्फ से परेशानी के बल छुप गए। लहजा नागवारी लिए हुए था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उससे इसका रंग कंधारी अनार हो गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सुनो, मुझे तुम्हारा ड्रेस चाहिए। मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। वो ठटक कर रुक गई और अब इस पूरी तरह इसकी तरफ रुक करके खड़ी हो गई। तो मैं खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दो। अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया तो अगले दिन मैं यूनी नहीं आ सकूँगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी तक आई है। लेकिन अगर तुम मेरे घर तक पहुँच गए तो फिर मेरे बाद मेरे ख़ानदान वाले अपनी किसी बेटी को स्कूल भी नहीं भेजेंगे। इसकी बात पर सफ़वान ने होंठ बेंच लिया।
क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई के बाद अपने वालिदैन को लेकर आ सकता हूँ? इसकी बात पर वो चुप हो गई। इसने अपने बैग में से पेन और नोटबुक निकाल कर इस पर कुछ हिंट से घसीटा और एक नोटिस की तरफ बढ़ा दिया। ये मेरे भाई का नंबर है, जिस दिन मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ से चली जाऊँगी, इसके ठीक 1 साल बाद इससे रब्ता कर लेना, अगर इस वक्त तक मैं तुम्हें याद रही तो। सफ़वान इतने में ही खुश हो गया। इसके लिए उम्मीद की एक किरण थी। मैं कल चले जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तब तक तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी होगी, तो मुझे सब तब तक साबित कदम पाओगी। वो मुस्कुराता हुआ वो नोट अपनी वॉलेट में रखता अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया और जीनिया सर झुका यूनिवर्सिटी रोड पर चल पड़ी और ना महसूस तरीके से इसे सोचने लगी। फ़ाइका उसकी दोस्ती को 6 महीने हो गए थे और दूसरे सेमेस्टर के पेपर्स के बाद अब रिजल्ट आने का इंतज़ार था। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो जीनिया के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि वो बहुत मुश्किल पास हुई थी और इसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। पर अक्सर इसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा होने लगा। इसकी किताबें गायब होने लगी, कभी इसके नोट्स इसके बैग में से गायब होने लगे। फ़ाइका इसके हॉस्टल में भी आने लगी और अक्सर रात गए वापस आती। इसके रूम में एक इलेक्ट्रिकल कैटल थी, जिसमें वो लोग रात को चाय बनाकर पीते थे और अब ज़्यादातर रात की चाय फ़ाइका ही बनाने लगी। जीनिया चाय पीने के बाद जल्दी ही सो जाती और अक्सर औकात इसकी आंख दिन के 1-2 बजे खुलती। वो बहुत परेशान रहने लगी। यूनिवर्सिटी में कम अटेंडेंस की वजह से वार्निंग लेटर भी इशू किया गया और फिर इसे फ़ाइका पर कुछ शक सा गुजरा। एक रात जब इसने इसके लिए चाय बनाई तो वो जीनिया ने चुपके से डस्टबिन में उल्टी दी और फ़ाइका की मौजूदगी में ही नींद का बहाना करके सो गई। फिर वो रोज़ यही काम करने लगी और यूनी में से देखकर फ़ाइका के माथे के बाल बढ़ने लगे। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मौजूद थी। मौसम साफ था, धूप चमक रही थी, लेकिन दूर कहीं आसमान के किनारे पर बादल सर उठा रहे थे। इन दिनों लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे। फ़ाइका से अब वो खिंची खिंची सी रहने लगी और फिर फाइनल रिजल्ट वाला दिन भी आ गया। जीनिया ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और फ़ाइका के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जीनिया को सख्त नज़रों से घूरती इसके बाद से गुजर गई, लेकिन इसने नोटिस नहीं किया। वो अब यूनिवर्सिटी में मिस एलिगेंस के नाम से मशहूर थे। सब लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। बहुत से लड़के लड़कियों ने इसे मुबारकबाद दी। यूनी के सभी लड़के इसकी बहुत इज्जत करते थे। फिर इसने सफ़वान के दोस्तों को अपनी तरफ बढ़ते देखा, जिन्होंने सिर्फ मुबारकबाद नहीं दी बल्कि इसके लिए फूल और बहुत सारे तहाइफ भी लाए थे। वो हॉस्टल पहुंचने तक बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी इसने सारे तहाइफ खोले और ये देखकर हैरान रह गई कि इसे वो तहाइफ दिए तो मुख्तलिफ लोगों ने थे, लेकिन इस सब पर सिर्फ सफ़वान यहया का नाम ही लिखा था और पहली बार इस नाम ने इसके दिल के तारों को छेड़ा था। 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो इसे नहीं भूला था। इसके बाद डायरी के सारे सफ़े कोरे थे, इन पर इससे आगे कुछ नहीं लिखा गया था। ज़रक़ाम ने डायरी बंद कर दी और सर टेबल पर रखे अपने हाथों पर गिरा दिया। इसे आज भी वो दिन याद था जब इसे यूनिवर्सिटी के ही किसी लड़के ने कॉल करके इसे बताया था कि जीनिया हॉस्पिटल में है। वो पागलों की तरह वहाँ गांव से इस्लामाबाद पहुंचा था, जहां डॉक्टर से इसे पता चला था कि इसकी बहन का रेप किया गया है और उसके पेट में चाकू से वार किए गए हैं। इसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन वो एक गहरी नींद में सो गई और उसके साथ ही इसके मुजरिमों के नाम भी कहीं छुप गए हैं। लेकिन ज़रक़ाम ने जो मालूमात इकट्ठी की थी, इसे यही पता चला था कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था, इस दिन वो फ़ाइका के साथ यूनी से गई थी। वो जब इस्लामाबाद में दुर्दाना बेगम के घर पहुंचा तो इसे बताया गया कि फ़ाइका सुल्तान तो अपने गाँव चली गई। इसने अम्मू जान और बाबा से रेप वाली बात छुपा ली और सिर्फ यही बताया कि कुछ और थे जो इससे मोबाइल और पैसे छीन रहे थे और इस हाथापाई में वो ज़ख्मी हो गई है। लेकिन आगे के दिन ज़्यादा मुश्किल हो गए थे जब वो बेहोशी से वापस होश की दुनिया में नहीं लौटी। वो हर रोज़ एक नई उम्मीद से उठता, शायद आज वो खूबसूरत दिन हो जब वो नींद से जाग जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती और जब तक वो नहीं चाहेगी वो इस नींद से बाहर नहीं आ सकती। वो सब कुछ सुन सकती थी, महसूस भी कर सकती थी। ज़रक़ाम सुल्तान खान की हवेली गया था। इसने सुल्तान खान से कहा कि वो अपनी बेटी को बुलाए। तब फ़ाइका सुल्तान बड़े ज़ाम से वहाँ आई थी और ज़रक़ाम कि जीनिया से पेश आने वाले हादसे के मुतालिक पूछने पर वो मुकर गई कि वो तो जीनिया को जानती ही नहीं है। ज़रक़ाम इसको मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन सुल्तान खान के गार्ड्स दरम्यान में आ गए थे और वहाँ से लौट आया था। लेकिन अगली सुबह इसके लिए एक और क़यामत लिए खड़ी थी जब इसे अपनी पंचायत ने तलब किया और इस पर फ़ाइका सुल्तान ने इल्ज़ाम लगाया था कि ज़रक़ाम ने इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की और ज़रक़ाम इस मगार लड़की को देखता रह गया। और फिर ज़रक़ाम ने गवाही के लिए अपने कुछ दोस्तों को पंचायत के सामने पेश किया कि जिन दिनों की फ़ाइका सुल्तान बात करी, इन दिनों वो गाँव में नहीं था। लेकिन इस वाक़े के बाद ज़रक़ाम और इसके बाबा की साख बहुत मुतासर हुई थी और फिर फ़ोन पर फ़ाइका सुल्तान ने इसे धमकी दी थी कि अगर आइंदा मुझे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगी कि तुम और तुम्हारा बाप इस गांव में रह भी सको। और ज़रक़ाम बाप की नाराज़गी और इनकी इज्जत की खातिर खामोश हो गया था। जीनिया को कोमा में गए पूरे 3 साल गुजर चुके थे। दुर्दाना बेगम यहाँ से वहाँ टहल रही थी। सुल्तान खान इनके सामने बैठा था। बड़ी होने की वजह से सारे फैसले इनकी ही होते थे। फ़ाइका की शादी भी दुर्दाना बेगम ने अपने ही जानने वालों में की थी। इन्हें सालों गुजर गए थे इस्लामाबाद में आए हुए और वो यहाँ के माहौल में बस गई थी। फ़ाइका भी इनके ही नक्शे कदम पे चल पड़ी थी। वो अपनी रिवायत और किरदार को भूल चुकी थी। वो टहलते टहलते कुछ पल के लिए रुकी। सुल्तान खान, ये मुझे तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। तेरी इस बेटी को मैं अपनी बहू तो बना लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वो घर बसाएगी। ये तो बिल्कुल माँ पर गई है, पुराने ख्यालात की है। चलो फिर ठीक है, कल ही इन दोनों का निकाह करवाते हैं, बाद में वलीमा कर लेंगे। तुम गांव जाकर कहना कि ज़रक़ाम अली खान ने ज़ैनब को तलाक दे दी है। तभी ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलकर ज़ैनब अंदर आई थी। आप लोग खौश में हैं, खुद भी गुनाहगार होना चाहते हैं और मुझे भी गुनाहगार कर रहे हैं। देख ले सुल्तान खान, इस लड़की की ज़ुबान में कहती हूँ उसका जल्दी से कुछ करो, नहीं तो ये इस ज़रक़ाम के साथ भाग जाएगी। हाँ जाऊँगी, इसी की बात शौहर है वो मेरा। इसके निकाह में होते हुए चटाकी आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ैनब के मुंह पर पड़ा था। इसके बाद सुल्तान खान ने पेदर पे कई थप्पड़ इसे के और वो हैरत और बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगी। तो इसके पास जाएगी,
तो इसके पास जाएगी, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तो तुम कहीं जाओ। वो इसका गला दबाने के लिए आगे बढ़े थे जब दरमियान में सफ़ीर आ गया। मामू जाने दे, छोड़ दें इसको। और वो इसे खूंखार नज़रों से घूर रहे थे। इसके साथ जाएगी जिसके बाप ने मेरी बहन के लिए इनकार किया था। सुल्तान खान की बात सुनकर दुर्दाना खान के ज़ख्म हरे हो गए थे, जबकि ज़ैनब सुल्तान किसी हरे हुए जवारी की तरह इस कमरे से बाहर निकल गई। सफ़ीर इस लड़की पर नज़र रखता हूँ, हाँ इसका मोबाइल भी ले लो। माँ ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। दुर्दाना अब्बा अब यहाँ बस यहाँ इस लड़की को संभाल लें। ज़रक़ाम अली खान का सीना तो मैं गोलियों से छलनी करूँगा। इसने मेरे सामने मेरे जवान बेटे को मारा है, मैं इसे इबरत का निशान बना दूंगा। वो आज काफ़ी दिनों के बाद हॉस्पिटल आया था और रूम का दरवाज़ा खोलकर वो ठिठक कर रुक गया। जीनिया के बेड के पास सर झुकाए बैठे शख्स को देखकर तेज़ी से अंदर आया। अपने करीब आहट महसूस करके सफ़वान ने सर उठाया और सामने खड़े शख्स को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम के साथ इसने अपना हाथ मुसाफा के लिए बढ़ाया। इससे ज़रक़ाम नज़रअंदाज करता हुआ जीनिया की तरफ बढ़ा और झुककर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। सफ़वान एक साइड पर रखे बेंच पर बैठ गया। ज़रक़ाम ने जीनिया का हाथ थाम कर चंद लम्हे इसके चेहरे को देखता रहा। पिया, मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं वापस गाँव जा रहा हूँ। बाबा की जगह मुझे संभालनी है, आप चलेंगी ना मेरे साथ? जानती डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है, मैं आपको घर ले जा सकता हूँ। इसकी बात सुनकर सफ़वान के दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। इसके हाथ का बोसा लेकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुड़कर सफ़वान की तरफ देखा और इसे इशारे से बाहर चलने के लिए कहा। बाहर आकर कॉरिडोर में मौजूद एक बेंच पर दोनों बराबर बैठ गए। मेरा नाम सफ़वान यहया है, जानता हूँ। आगे बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से कल ही लौटा हूँ, कुछ निजी मसाइल की वजह से मैं 2 साल लेट पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे आज ही अपने एक दोस्त के तवस्त से जीने की कंडीशन के बारे में पता चला है। मेरा पाकिस्तान में कंडक्ट ना होने के बराबर रह गया था। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं बहुत पहले ही लौटा था। इसने मुझसे कहा था कि मैं इसकी डिग्री के ठीक 1 साल बाद तुमसे रब्ता करूं, लेकिन मेरे वालिद की ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रैफिक हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और उनकी कुलों की हड्डी टूटने की वजह से वो व्हील चेयर पर हैं। बस इसी वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ अब भी। जी अब भी। ये जानते हुए भी कि इसका रेप हुआ है? ज़रक़ाम की इस बात पर इसने आंखें मीच ली। जी हाँ, तब भी। ज़रक़ाम ने मुस्कुराकर आंख में आए वाहिद आंसुओं को अंगूठे साफ किया तो सफ़वान की जानिब मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाई से इसने खुश दिली से थाम लिया। वो कमरे में नीम अंधेरा किए पड़ी थी, बेआवाज़ आंसू बहाते वो सोच में गुम थी कि वो अब क्या करेगी। अगर यहाँ रहती तो एक गुनाह की मरतकब होती, और अगर ज़रक़ाम अली खान को मदद के लिए पुकारती तो तब भी वो जानती कि ज़िंदगी कांटों पर बसर करने जैसा है। अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी, जिसके आगे कुआं तो पीछे खाई थी, लेकिन इसे किसी एक में गिरना ही था। लेकिन वो अल्लाह की गुनहगार नहीं हो सकती थी। तभी कोई दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ था। जो ही कमरे में रोशनी हुई, ज़ैनब को माँ की पुकार सुनाई दी। इनकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। जीनिया ने झट से मुँह से कंबल हटाया और भागकर माँ के गले लगकर रोने लगी। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद वो माँ से अलग हुई। आप कब आई हैं? इसके साथ आवाज़ सरगोशी लिए हुए थी। वो दोपहर में ही पहुंच रही है, तुम्हारे बाप ने बुलाया है कि तुम्हें सफ़ीर से निकाह के लिए राज़ी करो। इनकी बात पर इसने इनके हाथ झटक दिए। आप भी इन लोगों के साथ शामिल हो गई हैं। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया, आगे बढ़कर इसकी मुट्ठी में एक छोटा सा मोबाइल दिया। सुबह से पहले अगर वो तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकता है तो चली जाओ, वरना सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे बाप के हाथ में होगा। इसके गाल पर बोसा देकर वो बेरोने दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो गहरी नींद में सोया हुआ था जब इसका मोबाइल बजने लगा। इसने अनजान नंबर देकर कॉल काट दिया और फिर वक्फे से कोई 4 बार कॉल आई। 5वीं बार ज़रक़ाम ने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से जो आवाज़ इसकी समाज से टकराई, इसकी आंखें पट से खुल गईं। वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोल रही थी, देखिए क्या आप मुझे अभी आकर यहाँ से लेकर जा सकते हैं? कहाँ हो तुम? दरदाना फूफो घर। ओके मैं आ रहा हूँ। ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट जेब तन किए, कोट बाजू में डालता हुआ बेरोनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अजीब शख्स है, एक बार भी ये नहीं पूछा कि मसला क्या है, क्यों आधी रात को बुला रही हूँ। इसे कॉल किए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। सुबह होने में बस 1 घंटा बाकी रह गया था। इसने एक बैग में अपना मुख्तसर सा सामान रख कर जाने के लिए तैयार खड़ी हो गई। वो बार बार घड़ी देख रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ इसके खदशे बढ़ते जा रहे थे। तभी इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। ज़रक़ाम का नंबर देखकर इसने झट से कॉल रिसीव की। अपने कमरे की लाइट दोबारा ऑन करके ऑफ करो। इसने इसकी बात पर अमल किया और फ़ोन दोबारा कान से लगाया तो वो कॉल काट चुकी थी। लगता है मुझे शख्स बेवकूफ़ बना रहा है। अगले लम्हे इसके कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई थी और साथ ही एक बार फिर से मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। ज़रक़ाम जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और सबसे पहले लाइट ऑफ की। ब्लैक कलर की कमीज शलवार पर बैग, ब्लैक बड़ी सी चादर रखे और रात का हिस्सा लग रहा था। इसके हाथ में मौजूद मुख्तसर सामान पर नज़र डालकर इसने आगे बढ़कर इसके हाथ से बैग ले लिया। चलें। ज़ैनब ने इस बात में सर हिलाया और उसके पीछे खड़ी खिड़की की तरफ मुड़ गई। खिड़की के साथ ही छोटी सी मुंडेर थी, जिससे ज़रक़ाम तो तेज़ी से गुजर गया, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी खौफजदा नज़रों से देखती रह गई। ज़रक़ाम अली खान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी तक वहीं खड़ी थी। इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और फिर अगले 5 मिनट में वो साथ वाले से करके सीन में थे। सीन की दीवार पर लाकर वो मुख्तलिफ पुलिस होते हुए एक मेन रोड पर पहुंची, जहाँ ज़रक़ाम खान की गाड़ी खड़ी थी। वो रश ड्राइविंग करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। ज़ैनब को जीनिया कमरे में छोड़ के इसे कुछ ज़रूरी हिदायत देकर वो वहाँ से गाँव की तरफ निकल आया। रास्ते में इसने सफ़वान को सारी सूरत हाल बताई और उसे सुबह हॉस्पिटल जाकर ज़ैनब की खबर गिरी रखने के लिए कहा। इसने अपनी गाड़ी एक दोस्त के घर छोड़ी और दोस्त की गाड़ी लेकर ठीक 8 बजे वो अपने गांव में थे, जहाँ सुबह सुबह ऐलान किया गया था कि आज ज़रक़ाम अली खान की दस्तारबंदी की जाएगी। सुबह 10 बजे के करीब फ़ायका ज़ैनब के कमरे में आई और काफ़ी देर दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब कोई जवाब मसूल न हुआ तो सुल्तान खान, सफ़ीर और बाकी सबको बुला लाई।
जब एक्स्ट्रा की के साथ दरवाज़ा खोला गया तो अंदर ज़ैनब की खैर मौजूदगी पर सबको सांप सूंघ गया। सबसे पहले होश फायका खो ही आया। बाबा जान वो ज़रगाम अली खान से ले गया है। इसकी बात पर वो होश की दुनिया में लौटे। वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सुल्तान खान ने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और नज़ाकत को कॉल मिलाई। नज़ाकत अपने बंदों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच जाओ। साहब खैर तो है, आज ज़रगाम अली खान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नज़ाकत जल्दी से शहर पहुँचो। साहब अगर ज़रगाम खान को मारना है तो शहर आने की क्या ज़रूरत है, वो तो अभी गाँव में है। इसकी आज 10 साल बंदी हो रही है क्या? इसकी बात पर इनका मुंह खुला रह गया। सुल्तान खान हाथों में मोबाइल थामे गुमसुम खड़े थे। अगर वो गाँव में है तो ज़ैनब किसके साथ गई है? उन्होंने अपनी बीवी को मशकूक नज़रों से देखा, जो खुद भी ज़रगाम अली खान की गाँव में मौजूदगी के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान लग रही थी। सुल्तान खान ने इनकी हालत देखते हुए सर झटका और सफ़ीर की तरफ रुख किया। सफ़ीर अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करो और सारे हॉस्टल छान मारो, इसकी यूनिवर्सिटी की दोस्तों से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। सफ़ीर को हदायत देकर वो अपने मोबाइल में कोई नंबर प्रेस करने लगे। नज़ाकत तुम्हारी बहन ज़रगाम की हवेली में काम करती है ना, इससे पता करवाओ क्या ज़ैनब ज़रगाम की हवेली में मौजूद है? जी सरदार, मैं जल्द से जल्द पता करवा के आपको बताता हूँ। दुराना बेगम ने गला काट के सुल्तान खान को मतवज्जो किया। सुल्तान खान मुअद्दब से बहन के सामने बैठ गए। सुल्तान खान ने तूने ज़रगाम अली खान को बहुत हल्का लिया है। वो अपने बाप की तरह सीधा साधा नहीं है, बहुत शातिर दिमाग है इसका। लड़की को लेकर वहीं जाए, मुझसे लिखवा ले। वो 10 साल बंदी के बाद जरगा बुलाएगा। और दर्जाना की बात पर वो किसी गहरी सोच में गुम हो गए। सफ़ान 8 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुंचा। खाने पीने के कुछ मुलाजमत लिए वो दरवाजे पर दस्तक देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सारी रात के जगरते के बाद ज़ैनब बेगम सो रही थी। खटके की आवाज़ पर वो कच्ची नींद से बेदार हुई और चादर से अपने अपने चेहरे छुपाती हुई उठकर बैठ गई। सफ़ान अंदर दाखिल होकर हाथ में मौजूद बैग एक साइड पर पड़े टेबल पर रखे और नजर झुकाए एक साइड पर बैठ रखे बेंच पर बैठ गया। ज़रगाम ने आपके बारे में बताया था, ये आपके खाने पीने का कुछ सामान है। हॉस्पिटल की इंतजामिया को भी मैंने बता दिया है कि आप यहाँ तीमारदार की हैसियत से रहेंगी। आप यहाँ बिल्कुल महफूज है। इसकी बात पर इसने इस बात में सर हिलाया और सफ़ान उठकर बाहर की तरफ चल दिया। बात सुने इसके पुकार पर वो बगैर मुड़े रुक गया। मुझे आपका मोबाइल चाहिए, मुझे किसी को अपनी खैरियत की इत्तला देनी करनी है। माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़रगाम ने आपको मोबाइल देने से मना किया है। इसकी बात पर वो तिल मिलाकर रह गई और बंद दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो बाहर गया था। इसका एक दिल की किया वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो जानती थी अगर यहाँ से वो भाग गई तो इसका बाप इसे आसानी से ढूंढ लेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ से मजबूत और कोई ठिकाना नहीं है। और अगर इस बार इसका बाप इस तक पहुंच गया तो इसके ताप से इसे कोई भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि सुल्तान खान के दिल पे इसके बेटे की मौत की आग जल रही थी और इस आग में जलकर न जाने अभी और किसने बसम होना था। वो चुपचाप अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में मुंह हाथ धोकर पैकेट में से खाना निकाल कर खाने लगी। खाना खाकर वो वज़ू की नीयत से वॉशरूम में घुस गई। बाहर निकली तो पहली बार इसकी नज़र इसके कमरे में मौजूद दूसरी खामोश शख्सियत पर उड़ी, जो सोते हुए भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो कितने पल इसके चेहरे पर नजर टिकाए देखती रही। बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें, सुनहरी बालों की चूड़ियाँ, बेइंतहा गोरी रंगत गुलाबी पंखड़ियों से लब, वो इसके हुस्न से हद दर्जा मुतासर नजर आ रही थी। इसे इस लड़की में ज़रगाम अली खान की मुशाबत नजर आई। इसके चेहरे से होती हुई इसकी नज़र इसके हाथों पर टिक गई। सफ़ेद हाथों में हल्का गुलाबीपन था। बाएं हाथ की मुखरूती उंगली में डायमंड की बेशकीमत रिंग पड़ी थी, जो इसके हाथों की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। सुल्तान खान फ़ोन कॉल सुनने के बाद यहाँ से वहाँ टहल रहा था तो दोनों बेगम चश्मे के पीछे से सुल्तान खान को देखा। क्या हुआ है सुल्तान? वो जल्दी जल्दी एक जगह पर खड़े हो गए। ज़रगाम अली खान ने कल जरगा बुलाया। सरदार आला सलमान पाशा ने मुझे भी बुलाया। तुम जाओ। सुल्तान वो यकीनन ज़ैनब को जरगे के सामने पेश करेगा। और इनकी बात पर वो गहरे सोच में डूब गई। लुधियाना, अपनी बेटी का खून तो हमारे इलाके में माफ़ है ना। जो बेटियां बाप के सामने सर उठाने की हिम्मत कर ले, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। सुल्तान खान, पहली बार तूने मर्द होने का हक अदा किया, इसको वहीं जहन्नुम वासिल कर देना। जिरगे में सब लोग मौजूद थे। सुल्तान खान की निगाहें ज़ैनब को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सलमान पाशा ने ही बात का आगाज़ किया। सुल्तान खान, तुम्हारी बेटी कहाँ है? ज़रगाम अली खान चाहता है कि तुम ज़ैनब को इसके हवाले कर दो। सलमान पाशा की बात पर सुल्तान खान हकदक रह गए। वो तो क्या सोच कर आए थे, जबकि ज़रगाम खान ने तो इनके साथ ही गेम खेली थी। जी मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं 1 हफ्ते तक मैं इसे ले आऊँगा। सुल्तान खान की बात पर टांग जमाए ज़रगाम अली खान ने सजाया हंसा। इसकी हंसी सुल्तान खान को तैश दिला गई। उसने तेज़ी से अपना पिस्टल निकालकर ज़रगाम अली खान पर तान दिया, जबकि वो इत्मीनान से उठकर सीना तान कर इसके सामने खड़ा हो गया। ज़रगाम के आदमी ने सुल्तान खान और इसके आदमियों के सरों पर पहले ही निशाना बांध दिया था। ज़रगाम ने अपनी चादर को एक झटका देकर दुरुस्त करता हुआ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, जबकि सुल्तान खान ने जहरखुंदा नजरों इसके चेहरे पर डाले अपना पिस्टल नीचे कर लिया। ज़रगाम, तुम इस लड़की को हवेली ले आओ। ले आऊँगा अम्मू जान, बस 1 हफ्ता जो सुल्तान ने मांगा है वो पूरा होने दे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या अवसर पे बयान करेगा अपनी बेटी की गैर मौजूदगी का। ज़रगाम, छोड़ दो, बस कर दो और अपना घर बसा लो। इसने गहरी सांस भरी। अम्मू जान, मेरी जान से प्यारी बहन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। अभी तो मैं खामोश हूँ। तूफ़ान तो इस दिन उठेगा जिस दिन होश की दुनिया में लौटेगी। और ज़ायरा खातून ने अपने जवान बेटे को देखा, जो अपने दादा की तरह दुश्मनी भी ऐसे ही दमा रहा था जैसे वो इसका कभी कीमती रिश्ता हो।
रात की स्याही अपने पर फैला रही थी हवेली की ऊंची दीवारों के पास पार। इस वक्त सुल्तान खान गजब ना कर रहा था। इसके ताप का निशान इसके एकदम लाजिम बढ़ रहे थे। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो जरकाम अली खान के साथ कैसे निपटे। इसकी हर चाल उल्टी पड़ रही थी। वो गुस्से से बिफरा हुआ था। ब्लैक हुडी से मुँह छुपाए वो अपने फ्लैट से निकला और लिफ्ट से निकलकर सर झुकाकर वो इस बिल्डिंग के दूर से बाहर निकला है। मेन रोड पर आकर इसने एक टैक्सी ली और मुझसे मतलूबा जगह का नाम बताकर चौकन्ना होकर बैठ गया। हॉस्पिटल से थोड़ा पहले वो टैक्सी से उतर आया और अभी इसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। वो चलता हुआ बेड के करीब आया और झुककर जीनिया की पेशानी पर बोसा देना चाहा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। वो इसे उफ्ताद के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसके साथ ही खींचता चला गया। लेकिन जल्दी इसने खुद को संभाल लिया और पीछे मौजूद शख्सियत के हाथ को पकड़कर जिट्टा देकर सामने किया तो जैनब को देखकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ वो भी इसे देखकर परेशान हो गई। सॉरी, मैंने सोचा न जाने कौन है, शायद इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। इसकी बात पर जरकाम ने इस बात में सरला नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया। वो वुज़ू करके वॉशरूम से निकली थी। इसके चेहरे पर पानी के कतरे मोतियों की तरह इसके चेहरे पर फिसल कर नीचे गिर रहे थे और इसने हमेशा की तरह ब्लैक चादर लपेट रखी थी। इसकी नज़रें अपने चेहरे पर जमे देखकर वो कन्फ्यूज ही हो गई और उसकी साइड से निकलकर एक साइड पर रखे बेंच पर जाकर बैठ गई, जबकि जरकाम सर झटक कर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। और थोड़ी देर के बाद वापस लौटा तो इसके साथ दो डॉक्टर्स भी थे। डॉक्टर जीनिया को मुआयना करने लगे, जबकि वो जैनब के बराबर आकर बेंच पर बैठ गया। इसका कंधा जैनब के कंधे के साथ मस हुआ तो खुद में सिमट गई और गैर इरादी तौर पर इसके अपने दरमियान थोड़ा सा फासला कायम कर गई। जरकाम अली खान की नज़र सामने थी, लेकिन फिर भी इसने इसका चौंकना और फिर फासला कायम करना इसकी आंखों से छुपा नहीं रह सका था। इसके चेहरे पर नागवार से तासुरात फैल गए और वो बेंच से उठकर सामने मौजूद विंडो में खड़े होकर बाहर देखने लगा। जैनब ने इसकी तरफ नज़र उठाकर देखा, जो एक हाथ विंडो पर रखे जब दूसरा हाथ पॉकेट में रखे पूरी दिलजमी से बाहर देख रहा था। ब्लू जीन्स पर ब्लैक हुडी पहने, हल्की हल्की दाढ़ी, साफ रंगत पेशानी पर फैले बाल जिन्हें वो थोड़ी देर के बाद हाथों से पीछे करता था, लेकिन वो फिर उससे इसकी पेशानी को छोड़ने की ख्वाहिश में वापस आगे आ जाते। जैनब ने अपने दिल की गैर होती हालत पर नज़र झुका ली, लेकिन फिर दिल से इसे देखने के लिए बेज़िद था। अब की बार इसने नज़र उठाई तो वो तेज़ नज़रों से इसे देख रहा था। वो जी जान से काँप गई, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई। तभी एक डॉक्टर इसके पास आया और सरदार साहब मुबारक हो, आपकी बहन की कंडीशन बहुत हौसला अफजा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स की बात सुनकर इसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। डॉक्टर्स के जाने के बाद वो जीने के पास आया। अपिया, आपने सुना डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आप ठीक हैं, बस आप जल्दी से उठ जाएं, फिर मैं आपको हवेली लेके चलूँगा। हम अपने घर चलेंगे, अम्मू जान के पास चलेंगे। जीनिया सब सुन रही थी। वो इससे पूछना चाहती थी, सिर्फ अम्मू जान के पास क्यों? क्या बाबा जान मुझे कसूरवार समझते हैं? वो कमरे में मौजूद इस लड़की को भी देखना चाहती थी जिसका लमस वो महसूस कर रही थी। इस खामोश कमरे में जिसकी सिसकियाँ गूंजती थी, बेबसी से इसके आंसू निकल आए, जिन्हें हमेशा की तरह जरकाम अली खान ने पूरा वो चुन लिया। वो फिर से जाकर विंडो में खड़ा हो गया। मैं वापस गाँव जा रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद वापस आऊँगा, फिर तुम्हें भी ले जाऊँगा। और वह सर झुकाए बैठी जैनब पर एक गहरी नज़र डालकर बैरून दरवाजे की तरफ मुड़ गया और वो खामोश नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी जहाँ से वो बाहर गया था। हुब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब दिल की गहराइयों से होने वाली मोहब्बत है। और जब कोई अपना स्याह से स्याह रुख इस डर के बगैर आपके सामने खोल कर रख दे कि आप ना तो इसको दुत्कारेंगे और ना ताज़ाबाजी करेंगे, जब कोई बच्चों की तरह आपके सामने ऊंचा ऊंचा रोले या फिर पागलों वाली कोई बात करके हंस ले कि आप इसे दिल से जानते हैं, आप समझिए कि वो मुतमिन है कि इसकी बात सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगी, तो इस ताल्लुक़ को हुब कहते हैं। जैनब का ज़रकाम के साथ ताल्लुक़ भी बस ऐसा ही था। इसीलिए तो जब इसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, इसने इसे पुकार लिया और वो भी कोई बगैर कोई सवाल किए इस तक चलाया था। एक हफ्ते के बाद आज फिर इसे जिरगा बुलाया गया था। जिरगे में सब लोग मौजूद थे। ब्लैक कमीज शलवार पे सर पर वाइट दस्तार रखे इलाके के सारे सरदार मौजूद थे। सुल्तान खान सर झुकाए बैठा था क्योंकि इसे एक हफ्ते में इसने इस्लामाबाद का एक कोना छान मारा था, लेकिन जैनब सुल्तान को न जाने जरकाम अली खान ने किस कोने में छुपा दिया था। सलमान पाशा की आवाज़ सुल्तान खान के कानों में गूंजी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। जनाब सरदार आला, मेरी बेटी जैनब को ये शख्स जरकाम अली खान पहले ही अगवा करके न जाने कहाँ छुपा दिया है। जरकाम अली खान टांग पे टांग रखे इत्मीनान से बैठा रहा। सलमान पाशा जरकाम की तरफ मुड़े। सरदार जरकाम अली खान, क्या सुल्तान खान ने आप पर जो इल्ज़ाम आयद किया है वो दुरुस्त है? जरकाम अली खान ने इस बात में सर हिलाया। वो चेयर से थोड़ा आगे होकर बैठा। जी, वो मेरे पास ही है, लेकिन मैंने इसे अगवा नहीं किया। वो अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आई है। अगर ऐसा है तो इसे जिरगे के सामने पेश करो, सुल्तान खान ललकार कर बोले। इसके लिए इसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, ये है इसका वीडियो पैगाम। इसने मोबाइल सरदार आला के आगे करते हुए कहा। वो भी जिरगे में पेश हो जाएगी, लेकिन इससे पहले इसकी जान की अमान चाहिए है। मुझे डर है कि सुल्तान खान इसकी जान लेने के दर पे हैं, और हाँ, उन्होंने इसका ज़बरदस्ती निकाह पे निकाह करवाने की कोशिश भी की है। सुल्तान खान, तुम इतने गिर गए हो? जी नहीं सरदार आला, ये लड़का मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन सिर्फ ये लड़का नहीं कह रहा, तुम्हारी बेटी भी ये कह रही है। सुल्तान खान के कंधे लग गए। वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह अपनी जगह पर बैठ गए। सुल्तान खान, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। जरकाम अली खान अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया और चलता हुआ सुल्तान खान के सामने आकर खड़ा हुआ।
सुल्तान खान, मुझे तुम्हारी बेटी की जान की मान नहीं चाहिए थी। वो तो तुम्हारा खून है, अगर मरती है तो मर जाए। मैं तो तुम्हें यहाँ तक इसलिए लाया हूँ कि अब जरगे में शामिल होगी तो मेरी बीवी की हैसियत से, और जब तुम मेरी बीवी का खून करोगे तो फिर खून बहा में क्या अपनी जान दोगे या फिर अपनी दूसरी शादीशुदा बेटी फ़ायका सुल्तान हो। इसकी बातें सुनकर सुल्तान खान के माथे पर पसीने के नन्हे कतरे का नमूदार हुए। ज़रक़ाम ने टिशू इसकी तरफ बढ़ाया था और बड़ी शान से अपनी गाड़ी में जा बैठा। आज इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, इसका वजूद शाला हो रहा था। इसे आराम की ज़रूरत थी, लेकिन हॉस्पिटल के इस कमरे में इसके लिए आराम के लिए एक बेंच ही था। वो डॉक्टर से दवाई लेकर थके थके कदमों से रूम में दाखिल हुई। वो दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े शख्स को देखकर वो एक पल के लिए ठिठक कर रुक गई। अस्सलाम वालेकुम कहकर वो अंदर दाखिल हुई। 4 कदमों का फासला तय करके इसकी सांस फूलने लगी थी। वो जाकर बेंच पर बैठ गई, लेकिन इसे लग रहा था इसका जिस्म टूट रहा है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलें? इसने मुश्किल से नज़र उठाकर इसे देखा, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। जी चलें, इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। ज़रग़ाम अली खान ने ज़ैनब के पास रखा अपना कोट उठाकर बाजू में डाला और गाड़ी की चाबी लेकर एक बाज़ीनी के पास इसके सर पर हाथ रखता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ज़ैनब तब तक अपना बैग निकालकर बेंच पर बैठ चुकी थी। इसे बाहर निकलते हुए ज़रग़ाम अली खान लेकर बाहर निकला था। वो कामते वजूद के साथ इसके पीछे चल दी, लेकिन गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते वो हाँफ गई। वो फ्रंट डोर खोले इसके इंतजार में खड़ा था। ज़ैनब ने शिद्दत से खुदा से दुआ की कि बस वो एक बार गाड़ी की सीट तक पहुंच जाए, लेकिन हर घड़ी कबूलियत की नहीं थी। वो गाड़ी से तकरीबन 1 इंच के फासले पर थी जब इसकी नज़र आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन आंखें बंद होने से पहले इसने ज़रग़ाम अली खान को तेज़ी से अपनी तरफ बढ़ते देखा था। इसने जिस वक्त इसे थामा तो इसका जिस्म भट्टी की तरह जल रहा था। इसे अपनी बाहों में उठाकर इसने गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और अपने फ्लैट में ले आया। इसे बेड पर लिटाकर इस पर ब्लैंकेट डालकर वो अपने पड़ोस में ही मौजूद फ़खरी साहब को बुला लाया, जो एक डॉक्टर थे। इसे इस फ्लैट में रहते हुए तकरीबन 3 साल हो गए थे, इसलिए आसपास काफ़ी लोगों से इसकी जान पहचान थी। उन्होंने चेकअप के बाद कुछ दुआएं लिख कर दी। ज़रग़ाम, देखो इसे बहुत तेज़ बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहो और कोशिश करो कि ये कुछ खा ले। जी, इसने इस बात में सर हिलाया। उन्हें छोड़ने डोर तक आया। चूँकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी, इसने कॉल करके अम्मू जान को इसकी ख़राब तबीयत का बताया, साथ ही आज वापस न आने के बारे में बताया। वो जिस वक्त होश में आई वो इसके करीब चेयर डाले इसकी पेशानी पर ठंडी पट्टियाँ रख रहा था। ज़ैनब को आंखें खोलते देखकर वो उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। ज़ैनब बिल्कुल खामोशी से पड़ी रही। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। वो 2 दिन से खाली पेट होने की वजह से इसमें उठकर बैठने की भी शक्कत ना थी। कुछ ही देर के बाद वो दूध और ब्रेड लेकर कमरे में दाखिल हुआ और साइड टेबल पर दोनों चीज़ें रखकर वो इसके करीब आया। इसकी उठने में मदद के लिए ज़रग़ाम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे ज़ैनब ने थाम लिया। थोड़ी सी हिम्मत करके वो उठ के कर बैठ गई और दूध के छोटे छोटे सिप लेने लगी। और सामने चेयर पर टांग जमाए इसकी कार्रवाई मुलाहिज़ा कर रहा था। आज पहली बार ज़रग़ाम अली खान ने इसे बगैर चादर के देखा था। इसकी चादर गले में पड़ी थी। डार्क ब्राउन बाल गिरने की वजह से खुलकर कंधों पर बिखरे हुए थे। बीमारी की वजह से इसकी रंगत जर्दी माइल हो रही थी। दूध का गिलास ख़त्म करके इसे जूं ही कुछ ताकत महसूस हुई, इसने अपनी चादर सर पर टिकाई। ज़रग़ाम की नज़रों से खाइफ होकर वो अपनी गोद में रखे हाथों को मसलने लगी। सॉरी, मेरी वजह से आप लेट हो गए हैं। मैं ठीक हूँ, अब तो हमें चलना चाहिए। ज़रग़ाम ने एक हंकारा भरा। जी, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब आप आराम करें, हम सुबह ही गाँव के लिए निकलेंगे। इसकी बात पर इसने शुक्र का कलमा पड़ा और कमरे से इसके जाने का इंतज़ार करने लगी। इसे मुंतज़िर पाकर वो कमरे से निकल गया और ज़ैनब इतने दिनों के बाद नरम बिस्तर मैसर होने से कुछ ही पल में नींद की वादी में गुम हो गई। वो कई बार कमरे का चक्कर लगा चुका था, लेकिन वो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। वो अपने लिए कॉफ़ी लेकर टीवी के आगे बैठ गया और कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेने लगा। खटके की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। वो गुलाबी कमीज शलवार पर वाइट बड़ी सी चादर लिए तैयार खड़ी थी। मैं तैयार हूँ, हम चलें। ज़रग़ाम ने रिमोट उठाकर आवाज़ कम की और चलता हुआ इसके करीब आया। इसकी पेशानी को हाथ से छू कर बुखार चेक किया। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? जी ठीक हूँ। वो सामने किचन है, नाश्ता किचन में रखा है, कि नाश्ता कर लो फिर निकलते हैं, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। वो नाश्ता करके फारिग हुई तो सामने ही वो कोट पहनता हुआ रूम से बाहर निकला। चलें? जी चलें। ओके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है, वो घड़ी देखते हुए बोला और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो इसके पीछे चल दी। थोड़ी देर के बाद ब्लैक मर्सिडीज़ हवाओं से बातें करती हुई तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। 5 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद जिस वक्त लोग गांव के दूध में दाखिल हुए तो पहले से इनके इंतज़ार में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक ज़रग़ाम की गाड़ी के आगे जबकि एक पीछे चल रही थी। इनकी गाड़ी जिस वक्त हवेली में दाखिल हुई दोपहर ढल रही थी। ज़रग़ाम खान ने थोड़ी देर इसके नीचे उतरने का इंतज़ार किया। तुम इस साइड पे चली जाओ,
इसे इशारे से बताकर इसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और वहाँ से चल दिया। ज़ैनब ने चारों तरफ अतराफ़ का जायज़ा लिया। एक साइड पे गैराज था जहाँ पहले से ही 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक तरफ खूबसूरत सा गार्डन था, जबकि इसके साथ बिल्कुल सामने लकड़ी का एक आहनी दरवाज़ा था। वो सुस्त कदमों से आगे बढ़ी और लकड़ी का दरवाज़ा धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने एक बहुत बड़ा हाल था। हाल के दरमियान में रखे सोफे पे एक बेहद नफीस सी खातून बैठी थी। बहुत से मुलाजिम आ जा रहे थे। इन औरत ने मुड़कर ज़ैनब को देखा। ज़ैनब को लग रहा था इसका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। वो आगे बढ़ी और सर झुकाकर इस औरत के करीब जाकर खड़ी हो गई, जबकि ज़ायरा खातून उलझी नज़रों से सामने खड़ी सुर्ख और सफ़ेद रंगत और खूबसूरत नकूश की माल लड़की को देख रही थी, जो डरी सहमी सी खड़ी थी। बेटा, कौन हो आप? जी मैं ज़ैनब। अम्मू जान ज़ैनब है ये। ज़ैनब के पीछे खड़ा ज़रग़ाम अली ख़ान बोलते हुए इसके करीब से गुजरकर माँ के गले लग गया। इनसे अलग होते हुए इसने एक उचटती सी नज़र ज़ैनब पे डाली, जो सर झुकाए अपने पाँव पर नज़रें जमाए खड़ी थी। ज़ायरा बेगम उठकर ज़ैनब के पास जाने लगी, जब ज़रग़ाम ने इनका हाथ पकड़ लिया और नफ़ी में सर हिलाया। वो एक नज़र ज़ैनब पर डालकर इसके पास बैठ गई। नीलम, उन्होंने अपनी मुलाज़िमों को आवाज़ दी। नीलम, ज़ैनब बेटी को ऊपर। ज़रग़ाम ने एक बार फिर से इन्हें दरमियान में टोक दिया। नीलम, इन्हें मुँह जान के साथ वाले कमरे में ले जाओ। ज़ैनब ने एक दरजीदा नज़र ज़रग़ाम अली ख़ान पर डाली, जो चेहरे पर पथरीले तासुरात लिए से ही देख रहा था। वो मुलाज़िमा की मैयत में आगे बढ़ रही थी। ज़रग़ाम की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। माँ के गला खंखारने पर वो पलट कर इनकी तरफ देखने लगा। ज़रग़ाम, तुमने ये सब अच्छा नहीं कर रहे। इनकी बात पर वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। ज़रग़ाम, ये वही ज़ैनब है जिसकी एक झलक देखने के लिए तुम इसके कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे। मुझे जान, वो बहुत पहले की बात थी, अब सब कुछ बदल गया है। और हाँ, वो ये सब नहीं जानती। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? इसे इस बात की खबर नहीं होना चाहिए। मुझे तो चुप करवा लोगे, लेकिन जिस दिन जीनिया को होश आ गया तो तब क्या होगा? वो तुम्हारे साथ गई थी इसे देखने के लिए। कुछ याद करके इसकी आंखों में कच्चियाँ सी चुभ गई। कैसे वो इसके साथ गई थी? और जब ज़रग़ाम ने इशारे से इसे ज़ैनब के बारे में बताया तो वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोली थी, शहज़ादे, तुम तो कभी इज़हार मोहब्बत नहीं करोगे। लगता है ये काम तुम्हारी जगह मुझे ही करना पड़ेगा। वो डोर ओपन करके जब नीचे उतरने लगी, इससे पहले इसका हाथ ज़रग़ाम के हाथ में था। अपिया, मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करोगी, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। ये मेरा काम है और मैं खुद ही करूँगा। और इसकी बात पर वो दिल महसूस कर रह गई। और ज़रग़ाम की बात पर वो इसे खलील जबरान की मोहब्बत का किस्सा सुनाने लगी। खलील जबरान की अपनी महबूबा मेज़ियादा से मोहब्बत बगैर किसी मुलाकात और दीदार के 20 साल तक चलती रही। जब जबरान न्यूयॉर्क में था और मेज़ियादा काहिरा में, दोनों के दुनिया के दो कोनों से दोनों बाहम खतूत का तबादला किया करते थे। ख़त में जबरान ने मेज़ियादा की तस्वीर मांगी तो मेज़ियादा ने इसको लिखा, सोचो, तसव्वुर करो मैं कैसी दिखती होंगी। जबरान, मुझे लगता है तुम्हारे बाल छोटे होंगे, तुम्हारा चेहरा ढांप लेते होंगे। मेज़ियादा ने पढ़कर अपने लंबे बाल काट डाले और एक ख़त के साथ अपने छोटे बालों वाली तस्वीर भेजी। जबरान, तुमने देखा, मेरा तस्व्वुर बिल्कुल सच था। मेज़ियादा, मोहब्बत सच्ची थी। वह ज़रग़ाम का मजाक उड़ाने लगता है तुम भी इससे ऐसी ही मोहब्बत करोगे यार। ज़रग़ाम, 20 साल तक तो तुम बूढ़े हो चुके होगे। ज़रग़ाम अली ख़ान की आंखों के सामने वो मंजर पूरी जुज़ियात के साथ लहरा गया। तभी वो उठा और ज़ैनब के लिए मुख्तस कमरे के बाहर रुक गया। इसने दस्तक के लिए हाथ उठाया ही था जब वो दरवाज़ा खुल गया और सामने वो धीरे धीरे चेहरे से के साथ खड़ी थी। वो सवाली नज़रों से ज़रग़ाम को देखने लगी। ये तुम्हारी मेडिसिन है, मुलाज़िमा को कहता हूँ तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में पहुँचा देगी। खाने के बाद मेडिसिन ले लेना। इतने दिनों में पहली बार ज़रग़ाम अली ख़ान ने इससे इतनी तवील गुफ्तगू की थी, जो 3 जुमलों पर मुश्तमिल थी। मोहब्बत के 2 ही असूल होते हैं, जिससे मोहब्बत है इसके लिए सारी हदें पार कर जाओ, अपनी हस्ती मिटा दो इसकी चाहत में वो, और अगर वो फिर भी तुम्हारा ना हो सके तो फिर मिटा दो मोहब्बत को, दिल से खुरच कर निकाल दो। वो भी ऐसा ही करना चाहती थी, क्योंकि मोहब्बत इसकी हो के भी इसकी नहीं थी। लेकिन मोहब्बत को खुरच देना मुमकिन नहीं होता। इससे पता ही नहीं चला कब इस अनचाहे रिश्ते में जुड़े वो मोहब्बत के इस मुकाम पर पहुँच आई जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। ज़ैनब सुल्तान को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया था वो थी औरत को इज़्ज़त देना, और ज़रग़ाम अली ख़ान अपने से जुड़ी औरत को बहुत इज़्ज़त करता था। और ज़ैनब, जिसने हमेशा अपनी माँ को बाप के हाथों छोटी छोटी बातों पर ज़लील होते देखा था, इसके लिए ये सब कुछ अनोखा और बहुत दिल फरेब था। वो इसकी असीर होती चली गई, और अब वो इस मोहब्बत को दिल से निकालना चाहती थी। इसका ख्याल था वो खून बहा में एक लड़की है और ये मोहब्बत इसके लिए हासिल है। ये जाने बगैर कि आग तो बराबर लगी है दोनों तरफ। वो नहीं जानती थी कि इसके दिल में जो मोहब्बत की कोंपल फूटी है, ये इसी आग की आंच है जो इसके दिल तक भी पहुंची है। वो चेंज करके लेटा तो छम से इसका सुबह वाला रूप आंखों में उतर आया। गुलाबी कपड़ों पर सफ़ेद चादर से खुद को छुपाए, जिसमें इसकी दूधिया रंगत चमक रही थी। वो जब से इसके करीब आई थी वो इसे अपने सहर में जकड़ रही थी, और ज़रग़ाम अली ख़ान इसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। इसके बाप और बहन पर बहुत गुस्सा होने के बावजूद जब वो सामने आती थी तो इसे देखकर इसके अंदर इसके लिए मोहब्बत के अलावा और कोई जज्बा बाकी नहीं रहता था। वो सुबह उठकर मामूल के मुताबिक ज़ायरा खातून के कमरे में आया तो सामने ही बेड पर इनके करीब ज़ैनब बैठी नजर आई। ज़रग़ाम को दरवाजे में इस्तादा देखकर इसने पलकों की झालर गिरा दी। वो चलता हुआ ज़ैनब वाली साइड पर आया और माँ के आगे झुक गया। झुकते हुए इसका कंधा ज़ैनब के सर से टकराया।
जरगाम को अपने इतने करीब देखकर इसने सांस रोक लिया। इसके क्लोन की खुशबू इसके हवासों पर छाने लगी। ब्लैक पैंट पे वाइट कलर की शर्ट पहने वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। जैनब ने एक नज़र में इसका तफसीली जायज़ा लिया। वो माँ से अलग होता हुआ जैनब के करीब चेयर पर बैठ गया। इसने खुद सफ़ेद रंग की चादर में कुछ इस तरह से छुपा रखा था कि वो अंदाज़ा नहीं कर सका कि इसने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो भी अब वहाँ से भागने के लिए पर तोड़ने लगी। इसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए है, मैं लेकर आती हूँ। झट से खड़ी हो गई और वाइट कलर का पाँव को छूता हुआ फ़्राक जिस पर वाइट ही मोती लगे थे वो बेड से उतरी और वाइट कलर के खुस्से पाँव में पहने तो जरगाम अली खान की नज़र इसके खुस्से में मुकैया खूबसूरत पाँव में टिक गई। वो इसकी नज़रें खुद पर महसूस करती हुई और बड़ाहट में आगे बढ़ी। इसी की चेयर के साथ अटक कर इसके ऊपर ही गिरने वाली थी। जरगाम ने कहा था इसके बाजू पर, जबकि दूसरा इसकी कमर के गिर्द रखकर इसे गिरने से बचाया। वो शर्म से पानी बनी हो गई और ख़ुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाती हुई वहाँ से भाग कर खड़ी हुई। ज़ायरा खातून खिलखिलाकर हंस दी और इनकी हंसी में जरगाम अली खान का कहका भी शामिल था। आज कितने अरसे के बाद वो इस तरह से खुश नजर आ रहा था। ज़ायरा खातून ने इस पर नजर जमाई, इसकी खुशियों के दायमी होने की दुआ की। जरगाम अली खान इस वक्त बैठक में मौजूद थे जहाँ गाँव के चंद मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग थे। बेटा, जब सरदार साहब जिंदा थे तो तब हमने इन्हें भी बताया था कि गांव में पानी का बहुत मसला है। उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द से जल्द ये मसला हल करेंगे, लेकिन इसी दौरान इनकी मौत वाक़या हो गई तो ये मामला अल्तवा का शिकार हो गया। अब जबकि आप नए सरदार बन गए हैं तो आप इस मसला का कोई हल निकालें। हमारी औरतें कई मील पैदल चल कर जाती हैं और पानी भर कर लाती हैं, लेकिन वो पानी हमारी ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी है। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं जल्द से जल्द कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं इसके लिए यूनिसेफ और गवर्नमेंट के एहलकारों से भी बात करता हूँ। इंशाल्लाह अब जल्दी कोई हल निकल आएगा। हमें आप पर भरोसा है, इसीलिए हमने आपको अपना सरदार चुना है। अब मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाँ मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इस मसला का कोई हल निकालता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम बेहतर समझो। वो इस्लामाबाद आया तो बहुत पुरुमीद था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसे पता चला कि कोई इतना आसान काम नहीं है। इसने वाटर एंड डेवलपमेंट वालों से मुज़ाकरात किए, लेकिन वह नाकाम रहा। इसने तजवीज़ पेश की थी कि इसके गांव के करीब 3 मौजूद दरिया से एक छोटा डैम बनाया जाए और इस डैम से घर घर लोगों को पानी बचाया जाए। लेकिन इनका कहना था कि अव्वल तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट पार्लियामेंट और सेनेट की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं, और अगर ये मंजूर कर भी लिया जाए तो इसके लिए अच्छी खासी रकम चाहिए है, जबकि गवर्नमेंट अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के काबिल नहीं है। फिर यूनिसेफ के ताउन से इसने डैम का आधा खर्चा खुद उठाने का फैसला किया। मुख्तलिफ TV शोज़ में कई दिन तक डिबेट जारी रही। जरगाम ने एक दिन में कई प्रोग्राम्स में शिरकत की और फिर ये खबर ईवान बाला और ईवान ज़ेरी के बंद दरवाज़ों से टकराई। और आज जरगाम अली खान के लिए बड़ा दिन था। इसने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में अपने इलाके के लिए इस प्रोग्राम की इफादियत और पाकिस्तान के लिए इसके फ़वाइद पर एक मुख्तसर से तकरीर की, जिसका मेन पॉइंट यही था कि अगर हम अपने लोगों को बुनियादी सहूलियत नहीं दे सकते, जिसमें एक से एक बेहद ज़रूरी पानी, पीने का साफ़ पानी मुहैया करना है, तो फिर ऐसे माशरा कैसे तरक्की कर सकता है, क्योंकि सेहतमंद लोग ही सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकते हैं। जब इनकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी होगी तभी वो दूसरे मैदानों में भी आगे बढ़ सकेंगे। ज़ायरा खातून, ज़ैनब और घर के तमाम मुलाजमीन भी इस वक्त TV के आगे विराजमान थे और जरगाम अली खान की पार्लियामेंट में तकरीर सुन रहे थे। ज़ैनब को ज़ायरा खातून पर रश्क आया कि वो इतने काबिल बेटे की माँ है। इसे खुद पे भी नाज हुआ कि नाम का ही सही, लेकिन इसके नाम के साथ इस शख्स का नाम तो जुड़ा है ना। इसकी तकरीर के अख्ताम पर इसके घर में मौजूद सब लोगों ने खड़े होकर इसके लिए तालियां बजाई। सबके चेहरों पर एक अनदेखी खुशी थी। इनका सरदार इनके हक़ के लिए एक मुकदमा लड़ा था, और जिस वक्त ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था और फरहत और मुसरत से अपनी जगह से खड़ा हुआ है, इसी वक्त इसके मोबाइल पर सफ़वान यहया की कॉल आई थी। इसने कॉल रिसीव करके कान के साथ मोबाइल लगाया और दूसरी तरफ की बात सुनकर वो तेज़ी से पुरानी दरवाजे की तरफ भागा था। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। सफ़वान ने इसे बस हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा था और जरगाम की जान पर बंद आई थी। हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके वो पागलों की तरह अंदर की तरफ भागा। जीनिया के रूम के बाहर पहुंचकर डोर के हैंडल पर हाथ रखते हुए इसके हाथ कँपा रहे थे। वो अंदर दाखिल हुआ तो इसके बेड के पास बहुत से डॉक्टर्स खड़े थे। वो इसे नज़र नहीं आ रही थी। एक तरफ खड़े सफ़वान की नज़र जब जरगाम पर पड़ी, वो भागकर इसके गले लग गया। जरगाम इसे होश आ गया। इसने कोमा को शिकस्त दे दी है। सफ़वान की आवाज़ इसे बहुत दूर से आती सुनाई दी। वो इससे अलग होता हुआ किसी ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़ा, डॉक्टर्स को एक तरफ करता हुआ इसके सामने जा खड़ा हुआ। जीने की नज़र जब इस पर पड़ी, वो नकाहट से मुस्कुराई। जरगाम ने झुककर इसकी पेशानी चूमी तो वो बेआवाज़ रोने लगी। इसने इसके आंसू अपने पूरे ऊपर चुन लिया और इससे चुप रहने के लिए नफ़ी में सर हिलाया। डॉक्टर इसे मुबारकबाद देते हुए वहाँ से जाने लगे। वो जीनिया का हाथ पकड़कर इसके पास बैठ गया। सफ़वान बिखरा सा खुशी से सरशार एक साइड पर खड़ा था, जबकि जरगाम अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। वो ये तस्लीम करने में मुतामिल था कि वो वाकई में लौट आई है। एक नर्स आकर इसे मुख्तलिफ मशीनों से आज़ाद करने लगी। बेहतरीन इलाज से वह जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी। दोनों बहन भाई बस खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। जरगाम के पास पूछने के लिए बहुत से सवाल थे, लेकिन वो भी कोई जवाब देने के पोजीशन में नहीं थी। जरगाम डॉक्टर से इसे घर ले जाने की परमिशन लेने के लिए रूम से निकल गया। इसके जाने के बाद सफ़वान चलता हुआ इसके करीब आया, बेंच पर बैठ गया।
जीनिया ने उलझन भरी नज़रों से इसे देखने लगी, जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो इसे याद नहीं आ रहा था। सफ़वान को डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि कुछ लोग इस कंडीशन से बाहर आने के बाद अपनी याददाश्त का एक हिस्सा भूल जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ इन्हें याद आ जाता है। आप कौन? वो डरी सहमी सी बोली। मैं जरकाम का दोस्त हूँ। इसके जवाब पर वो दरवाजे की तरफ देखने लगी जहाँ से जरकाम आ गया था। सफ़वान समझ गया कि इसे इसका कितना करीब बैठना अच्छा नहीं लग रहा। वो एक आ भर कर इसे दूर दूर हटकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। जरकाम ने व्हील चेयर पर इसे बाजुओं में उठाकर एहतियात से गाड़ी में बिठाया और सफ़वान से गले मिला। जब वो ठीक हो जाएगी तो तुम आ जाना सफ़वान, लेकिन अभी इसे कुछ वक्त लगेगा। जरकाम, मैं इसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तुम्हें किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता। फ़िलहाल वो मेरी जिम्मेदारी है। वो इसका कंधा दबाता हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। सफ़वान ने अपने मोबाइल में चुपके से इसकी एक तस्वीर ली और तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक इसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसकी गाड़ी के मखसूस हॉर्न पर ज़ैनब का दिल धक धक करने लगा। वो सर झुकाए कमरे में बैठी रही। थोड़ी देर के बाद इसे बाहर से ज़ाहिरा बेगम की रोने की आवाज़ आई तो वो तजस्सुस की वजह से बाहर निकल आया। सामने का मंजर देखकर वो ठिठक गई, जहाँ ज़ाहिरा खातून जीनिया को सीने में भेज कर ज़ारों कतार रो रही थी। वो इसे देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ आई और ज़ाहिरा खातून के पीछे आकर खड़ी हो गई। कही कलर के कमीज शलवार में हम रंग दुपट्टा रखे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सरगाम अली खान की नज़र जो उठी तो पलटना भूल गई। वो आज पूरे एक माह के बाद इसे देख रहा था। ज़ैनब खातून इससे अलग हुई तो जीनिया की नज़र ज़ैनब पर पड़ी तो इसने मुस्कुराकर सरगाम की तरफ देखा। सरगाम ने ज़ैनब पर से नज़र हटाकर मुस्कुराकर इसे देखा। ये भाभी है हमारी। सरगाम ने इसके चेहरे पर एक अलग चमक देखी और इस बात में सर हिलाया। जीनिया ने इसके लिए अपनी बाहें फैलाई तो वो थोड़ा झिझक के बाद इसके गले लग गई। जीनिया के साथ शहर से एक वक्ती नर्स भी आई थी। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। जीनिया को रात भर नींद नहीं आई थी और सरगाम भी इसके साथ जागता रहा था। इसे डर लग रहा था कि ये ना हो कि एक बार फिर वो सोए और वो वापस ना उठे। रात गए जीनिया ने इसे ज़बरदस्ती कमरे में भेजा और कई दिनों की बेरामी की वजह से इसकी आंख 10 बजे के करीब खुली। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो जीनिया पहली हाल में मौजूद तख्त पोश पर विराजमान थी। सरगाम इसे मुस्कुरा कर देखता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था जब इसने जीनिया की रंगत में तकैयर होते देखा। वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो दूसरी तरफ से आती ज़ैनब से टकराते बचा और साथ ही वो ज़ैनब की परेशानी भी भाप गया। गुड मॉर्निंग, तुम ऊपर और पोर्शन से आ रहे हो? ज़ैनब नीचे से आ रही है, क्या है? हाँ, वो रात को इसकी तबीयत ख़राब थी तो ये नीचे ही सो गए थे, इसने बहाना बनाया। जीनिया ने ज़ैनब की तरफ देखा तो इसने भी सरगाम की तायद में सर हिलाया। तो तुम भी नीचे ही सो जाते। ओके मैडम, जैसा आप कहें, गलती हो गई हमसे। ज़ैनब, जाओ ना, शहज़ादे के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तुम इसके लिए कॉफ़ी बनाती हो ना? जी। ज़ैनब ने थूक निकला। जानती हो, ये कहता था कि जो इसकी बीवी होगी ना वो इसे बस अपने आगे पीछे ही भगाए रखेगा। हम इसे कहते थे कि वो हमारी भाभी भी होगी और हम इसके खूबकान बनेंगे ताकि तुम दोनों की रोज़ लड़ाई हो और हम इस लड़ाई में अपनी भाभी का साथ देंगे। ज़ैनब मुस्कुराकर इसे देखने लगी। वो बहुत बातूनी और शरारती थी। ज़ैनब के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल था क्योंकि सरगाम अली खान सारा दिन घर में मौजूद रहा था और ज़ैनब इसी नज़रों से खायब रहती थी। साथ में जीनिया की बातें वो शर्मिंदा सी फिरती रही। न जाने सरगाम ने बाप के बारे में जीनिया को क्या बताया था जो इसने एक बार भी इनके बारे में नहीं पूछा था। रात को जब सरगाम ने सोने के लिए अपने कमरे में गया तो जीनिया और ज़हरा बेगम दोनों में भी हाल में बैठी थी। सरगाम के जाने के बाद जीनिया ने ज़बरदस्ती से इसे ऊपर रूम में भेज दिया। इसने बहुत बहाने बनाए लेकिन कोई भी इसके काम ना आया। वो सुस्त कदमों से चलती हुई ऊपर आई और दरवाजे के बाहर खड़े होकर 2-3 बार दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना पाकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कमरा बिल्कुल खाली था। एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरों के बीचों बीच एक नफीस सा बेड रखा था। एक साइड पे सोफे लगे थे। वहाँ पे ही एक साइड पर स्टडी टेबल भी रखा था। कमरे के दो तरफ में खिड़कियाँ थी जिन पर भारी पर्दे पड़े थे। वो ऐन दरमियान में खड़ी कमरे का जायज़ा ले रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सरगाम अली खान बाहर निकला। ज़ैनब ने इसे देखकर थूक निकला जो आंखों में एक जहां लिए इसकी तरफ बढ़ा। वो अबिया ने ज़बरदस्ती भेजा। इसकी ज़ुबान सरगाम अली खान के तेवर देखकर लड़खड़ाई। वो थोड़ी देर खड़ा इसे देखता रहा। ज़ैनब की पलकें भारी होने लगी। इसके लिए खड़ा सर उठाना मुश्किल हो गया। इसे लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही खड़ी रही तो वो बेहोश हो जाएगी। और अगले पल वो इसकी बाहों में झूल गई। वो इसे बाहों में लिए होंठ पर बेंचे खड़ा था। अजीब लड़की है, क्या मैं इतना डरावना हूँ जो मुझे देखते ही खुश खरत से बेगाना हो गई। इसके वजूद को बाजुओं में भरकर इसने बेड पर डाला और इसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर इसे होश में आते देखकर खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। इससे डैम के लिए पेपर वर्क करना था। वो दिन के अंदर इसे तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करनी थी ताकि जल्द से जल्द डैम की तमीर शुरू की जा सके। होश में आती ज़ैनब ने गर्दन मोड़कर एक साइड पे बैठे सरकाम अली खान को देखा जो लबों में सिगरेट दबाए किसी फाइल में सर दिए बैठा था।
इसने एक चटती नज़र इस पर डाली और उठकर लाइट ऑफ करके रूम से बाहर निकल गया। ज़ैनब की आंखों में आंसू जमा होने लगे। वो खुद तरसी का शिकार हो रही थी। इसका ख्याल था कि ज़रगाम अली खान ने सिर्फ बहन की मोहब्बत में इसे कमरे में जगह दी है। अपनी सोचों से उलझती रात के न जाने किस पहर नींद की देवी इस पर मेहरबान हुई थी। ज़ैनब की नींद की परवाह करते हुए वो दूसरे कमरे में तो आ गया, लेकिन वो कोई काम ढंग से न कर सका। इसे बार बार इसी का ख्याल आ रहा था कि वो आज इसके रूम में मौजूद है, जिसे वो ख्यालों में कई बार अपने रूम में देख चुका था। अपनी सोचों से लड़ते लड़ते इसने फाइल बंद कर दी और बाकी काम कल पर उठाकर वो रूम में आ गया। बगैर कोई आवाज़ किए वो रूम में दाखिल हुआ और इसकी मुखालिफ सम से आकर इसके बराबर लेट गया। इसकी तरफ करवट लेकर एक हाथ सर के नीचे रखते हुए वो इसे देखने लगा। ब्लैक कपड़ों में दुपट्टे से बेनाज आंखों में काजल की हल्की सी लकीर जो किनारों से बाहर निकली हुई थी, गुलाबी पंखड़ियों से होठ। इसे देखते ज़रगाम अली खान इसकी तरफ झुकता चला गया। इसके लम्स पर वो थोड़ा सा कसमसाई और अपना बाजू इसके गले में डालती फिर से सो गई। ज़रगाम अली खान ने इसके बाजुओं पर अपना लम्स छोड़ा और आंखें मौन ली। फजर के वक्त ज़ैनब की आंख खुली तो खुद को ज़रगाम के सार में देखकर वो तेज़ी से पीछे हुई, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो इसकी नींद की परवाह करते हुए नरमी से इसके एहसास से निकलने की कोशिश करने लगी। वो नमाज के लिए लेट हो रही थी। इसकी इस तगदो में जैक पहले ही जाग चुका था, लेकिन इसे तंग करने के लिए इसने अपना हिसार और तंग किया। ज़ैनब की हालत रोने वाली हो गई थी। ज़रगाम अली खान ने इसे मज़ाहमत तर्क करते देखकर अपनी गिरफ्त ढीली की और रुख मोड़ कर लेट गया। वो तेज़ी से इससे पीछे हुई और अपनी अतल पतल होती सांसों को संभालती उठकर रूम से बाहर निकल गई। वो ज़ीनिया और ज़ायरा खातून नाश्ता कर रही थी। जब वो तेज़ी से सीढ़ी उतरता नीचे आया, वो सबको सलाम करता हुआ ज़ैनब के झुके सर पर एक नज़र डालकर इसके एन सामने वाली चेयर संभाल ली। ज़ैनब के लिए नवाला हलक से उतारना मुश्किल हो गया। सुबह वाला वाक़या याद करके इसकी हथेलियाँ भीगने लगी। इसने एक चोट नज़र ज़रगाम अली खान पर डाली। वो खुशबगीन नज़रों से इसे ही घूर रहा था। वो इसकी नज़रों से खाइफ होती हुई ज़ायरा खातून की तरफ देखने लगी। ज़रगाम अली खान को ज़ैनब पर गुस्सा आ रहा था। वो सुबह नमाज के बाद इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो वापस रूम में आई ही नहीं। मम्मा मैं चलता हूँ, बैठक में कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं भूख नहीं है। वो ज़ैनब को एक नज़र देखता बैरून दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ज़रगाम इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा था, क्योंकि लोगों ने इसे बताया था कि जिस जगह पर डैम बनना है वहाँ की कुछ ज़मीन सफ़ीर खान की है, जो कि सुल्तान खान का बांझा है। सरदार ज़रगाम, अगर इसने ज़मीन देने से इनकार कर दिया तो आप लोग परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। और सब एक उम्मीद से इसे देखते हुए वहाँ से जाने लगे। जिसने वहाँ बैठे बैठे इस्लामाबाद में मौजूद अपने दोस्त से रब्ता किया और इसे सफ़ीर खान से सोहराब डैम में इसकी आ रही ज़मीन का सौदा करने के लिए कहा। ज़रगाम मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ये मुमकिन नहीं लग रहा। वो बहुत बिगड़ा हुआ नवाबजादा है। तुम इससे बात तो करो, अगर ना माना तो फिर देखते हैं। ठीक 2 घंटे के बाद ज़रगाम के मोबाइल पर रिंग हुई थी और ज़रगाम वो मान गया, लेकिन इसकी एक शर्त था कि वो इस ज़मीन की रकम भी लेगा। और क्या बोलो यार। और ये कि तुम इसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहो कि सफ़ीर ने तुम्हें वो ज़मीन डैम के लिए तय की है। कितनी रकम मांगी है इसने? 10 करोड़। ज़रगाम अली खान ने होंठ बेच लिए। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, वो ज़रगाम वो एक नंबर का कमीना है। 2 करोड़ की ज़मीन का वो 10 करोड़ मांग रहा है। डन कर दो। लेकिन ज़रगाम ये घाटे का सौदा है। इसका अजर अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तुम नहीं जानते रोमा के कुएँ की कहानी। बहरे रोमा एक सहाबी की मलकियत में था, जिनका नाम रोमा अल-गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु था। वो इस कुएँ का पानी फ़रोख्त किया करते थे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क्या तुम इस कुएँ को जन्नत के चश्मे के बदले फ़रोख्त करोगे? उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, मेरे पास इसके सिवा कोई कुआँ है ही नहीं, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने 35,000 दरहम के एवज़ इस कुएँ को ख़रीद लिया। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछा, अगर मैं इस कुएँ को ख़रीद लूँ तो क्या मेरे लिए भी जन्नत के चश्मे की वही पेशकश होगी जो आपने रोमा को फरमाई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इस पर हज़रत उस्मान ने कहा, मैं इसको मुसलमानों के वास्ते ख़रीद चुका हूँ। इसलिए अल्लाह के लिए सौदा करते वक्त नफ़ा और नुकसान नहीं देखते। अल्लाह इसका बदला 10 गुना बढ़ा देता है। रीडर्स, ये जो वाक़या दिया गया है, ज़रूरी नहीं कि ये वाक़या दुरुस्त भी हो, और इसको जो है वो चेक कर लेना चाहिए। और आपको चाहिए कि आप इसको एज़ इट इज़ आगे ना पहुँचाए, और जितनी भी हदीस और जितनी भी आयत का तर्जुमा होता है उसको ज़रूरी होता है कि हम उसको चेक कर लिया करें। तो उम्मीद है कि आप भी इसको कंफर्म करके ही आगे शेयर करेंगे, अगर आप इस वाक़े को शेयर करते हैं तो। इसे रकम अदा कर दो और मेरी तरफ से सफ़वान को कहो इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले। ओके सरदार साहब, जैसा आपका हुक्म। वो शर्तन बोला। इसकी बात पर ज़रगाम के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। और रीडर्स, दूसरी बात, इस वाक़े को पढ़कर मुझे जहन में आया कि बचपन में उर्दू की किताब में भी ये वाक़या पढ़ा था। उसमें सहाबी के बजाय एक यहूदी का कहा गया था कि वो यहूदी कुआं बेचने से इनकार कर रहा था, और उसने पहले आधा कुआं बेचा, फिर पूरा कुआं बेच दिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कोई भी हदीस पढ़ें और या आयत का तर्जुमा पढ़ें तो उसका तर्जुमा जो है वो उसको हम कंफर्म कर लें सही किताबों से।
ओके सरदार, जैसा आपका हुक्म, वो शरारतन बोला। इसकी बात पर जरगाम के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो सोफे पर बैठी गहरी सोच में गुम थी। इसे माँ की याद आ रही थी। न जाने इसके साथ क्या हुआ होगा। अगर बाबा को पता चल गया कि मुझे मोबाइल माँ ने दिया था तो इससे आगे वो सोच ही न सकी। यूँ स्टैचू बनकर रात नहीं गुजरेगी। चेंज करो और आराम से सो जाओ। गीले बालों में ब्रश चलाता वो बेतासर लहजे में कह रहा था और बिना इसकी तरफ देखे साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाकर बाहर निकल गया। जैनब जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। इसकी क्लॉन की खुशबू चारों ओर फैल गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। इसकी आंख खुली, बेड के दूसरे किनारे पर लेटे जरगाम को देखकर वो लम्हे भर को ठटकी। इसने अपनी सारी ज़िंदगी में इतना वजीह मर्द नहीं देखा था। खड़े खड़े मकरूर नकूश से झलकती बेनियाजी वो एकटक से देख रही थी कि जरगाम ने एकदम से इसकी तरफ करवट ले ली। जैनब ने सटपटाकर अपनी नज़र का जाविया बदला, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। सुबह टूट कर बारिश बरसी थी। इस बारिश से इश्क था। ठंडी हवा के झोंके इसके नम बालों से छेड़छाड़ करते गुजर जाते। इसने शरारत से मुंडेर पर बैठे सारे कबूतर उड़ा दिए। तभी वो इसके करीब आकर खड़ा हो गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जीनी अभी बाबा के बारे में नहीं जानती और ना ही वो तुम्हारे बारे में जानती है कि तुम कौन हो। मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। मैं नहीं जानता। सब कुछ जानने के बाद इसका तुम्हारे साथ रवैया कैसा होगा। इसलिए सोच लो कि तुम्हें यहाँ इस घर में रहना है नहीं। और आप इस सब में कहाँ खड़े होंगे। इस अल्फाज इसके मुंह से रुक रुक कर निकले। मैं तुम्हें किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। अभी वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है। वापसी के दरवाजे खुले हैं। जो चाहे फैसला करो, मैं रुकावट नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती और बेईमानी से नफरत है। एक नज़र इसके पथराए हुए चेहरे पर डालते हुए वो बाहर निकल गया। तो ज़ैनब सुल्तान, तुम्हारे लिए ज़िंदगी ने ये रास्ता मुंतखब किया है। इसने अपनी ज़िंदगी के सूद व ज़िया का हिसाब लगाना चाहा। अगर ज़िंदगी से इस शख्स को निकाल दूँ तो मुझे सिर्फ खसारा ही सारा नज़र आता है। फैसला तो हो चुका था। इस यूनानी देवताओं जैसी आन बान रखने वाले शोर से इससे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी। वो इस मोहब्बत की खातिर सब कुछ हारने के लिए तैयार थी। मुझे अब कहीं नहीं जाना। इसने सरगाम को पुकारा, जो जाते जाते अपनी जगह पर बगैर मुड़े इसकी सुनने के लिए रुक गया था। मुझे आपसे बस इतनी फेवर चाहिए कि आपका नाम मेरे नाम से जुड़ा रहे। वो बेखुद सा इसके चेहरे पर फिसलती बूंदों को देखता रहा। गुजरे 6 माह में जीनिया बहुत बेहतर हो गई थी और सरगाम ने वादे के मुताबिक सफ़वान को अपने माँ बाप को हवेली लाने का इंदिया दे दिया था। और वो सुनकर पहली फुर्सत में माँ और बाप को लेकर हवेली पहुंचा। हवेली में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फिर जीनिया की रजामंदी से मंगनी बहुत धूमधाम से हो रही थी। सरगाम ने जीनिया को बता दिया था इसके हाथ में जो हीरे की अंगूठी है वो हॉस्पिटल में इसे सफ़वान ने पहनाई थी। और वो हैरत से मुंह खोले सफ़वान को देखने लगी, जो आंखों में खुशियों का एक जहान लिए इसे देख रहा था। और उसकी नज़रों से घबराकर जीनिया ने नज़रें झुका लीं। तकरीब खासी वसी पैमाने पर की गई थी। ज़ाहिरा खातून ने अपने सब जानने वालों को मद्दू किया था। जीनिया शहर से आई पार्लर वाली से तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके लिए सफ़वान ने अपनी पसंद से भारी काम वाला पिंक कलर का जोड़ा लाया था। इसका कहना था कि इसने जीनिया को हमेशा ब्लैक वाई में ही देखा है, इसलिए वो चाहता है वो ऐसा खिलता हुआ कलर पहने और वो इस देख सके। वो कलरफुल ड्रेस में भी इतनी खूबसूरत लगती है जितनी बाय में लगती थी। ज़ैनब ने स्याह कलर की मैक्सी ज़ेब की थी। वो पहन तो ग्रीन कलर रही थी, लेकिन जब सरगाम ब्लैक कमीज शलवार पहन कर नीचे आया तो इसने भी सोच लिया कि वो इसके हम रंग ड्रेस ही पहनेगी। और जब वो तैयार होकर नीचे आई तो सरगाम ने जानबूझ कर नज़रें चुरा दी। वो जानता था कि ये ड्रेस इसकी वजह से पहना गया है, क्योंकि वो पहले ही कमरे में इसका निकाला गया ग्रीन ड्रेस देख आया था। सरगाम को इसका अंदाज़ बहुत भाया था और इसकी घनी मूँछों तले लब अपने आप मुस्कुराहट में ढल गए। सुख चैन की घनी शाखों में बरसों से पनाह लेती चिड़ियाँ अचानक एक साथ शोर मचाने लगी। ज़ैनब ने सर उठाकर देखा तो एक बिल्ली इनकी ताक में बैठी थी। ज़ैनब तेज़ी से उठकर इसकी तरफ भागी, लेकिन इसे देखते ही बिल्ली एक जस्ट में वहाँ से भाग गई। यकजुबान चहचहाती चिड़िया एकदम से पुरस्कून हो गई। रात के फंक्शन के सरात अभी भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। खुश्क फूलों की पत्तियाँ, मिठाई के खाली डब्बे, किसी टूटी चूड़ियों के कांच। ज़ैनब को एकदम से फ़िज़ा बसलूत लगी। इसने सर उठाकर ऊपर देखा तो आसमान में इसके सर पर तैरती 4-5 चीलें। इसका दिल एकदम से घबरा गया, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो दिल के मुकाम पर हाथ रखती नीचे की तरफ भागी। ज़रगाम और ज़ाहिरा खातून ने एक साथ नज़र उठाकर इसी की तरफ देखा। इनसे इनकी नज़रों से कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। इसने उल्टे कदमों बाहर निकलना चाहा, लेकिन इससे पहले जीनिया की आवाज़ ने इसके पाँव जकड़ लिए। ज़रगाम अली खान, इसकी आवाज़ में कुछ तो था जो ज़ैनब सुल्तान ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। ज़रगाम अली खान, इसकी आवाज़ के बाद फिर गूंजी। ज़ैनब का दिल तो ज़ोर से धड़कने लगा। अगर तुम मेरे भाई हो तो इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। और जीनिया के अल्फाज ज़ैनब के सर पर किसी बम की तरह लगे थे। इसने ज़रगाम अली खान की तरफ देखना चाहा, लेकिन आँखों में जमा हो रहे पानी ने इसका चेहरा धुंधला दिया। ज़रगाम अली खान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और साथ ही ज़ैनब ने एक उम्मीद भरी नज़र ज़ेनिया पर डाली, लेकिन वो इसे नहीं देख रही थी। वो इसकी मिन्नत समाजत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर पहले ही बोल उठी, मेरे करीब मत आना ज़ैनब सुल्तान, मैं अपने पास तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसकी आवाज़ में कोराहट थी।
जैसा किसी जख्मी शेरनी के जख्म उधेड़े गए हों। इसने अपने दोनों हाथ ही मुट्ठियों को बेच कर खोला। इसने एक नज़र टूटी बिखरी ज़ैनब पर डाली, जो एक आसुरी उम्मीद से रकाम को देख रही थी। ज़ाहिरा खातून ने इसका हाथ पकड़कर नफ़ी में सर हिलाया। अब यह इस सब में मेरा क्या कसूर है? वो बेचारगी से बोली। तो मेरा क्या कसूर था? क्या मेरा कसूर ये था कि मैं खूबसूरत थी, या मेरा कसूर ये था कि मैंने फ़ायका सुल्तान जैसी लड़की से दोस्ती की जो एक नागिन थी? तुम भी तो इसी की बहन हो। कल को क्या पता मेरे भाई को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर कहीं ले जाकर मार दो। मैं मर भी जाती तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो हमारा कौन होगा? मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर वो आपका भाई है तो मेरा भी सर का साई है। जीने ने बेयकीनी से इसे देखा। ज़रक़ाम ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में नहीं आना, ये तुम्हें मार देगी। आइए नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ इस वक्त सोहराब डैम के नए पार्टनर सामने आए, जिन्होंने अपनी 4 एकड़ ज़मीन डैम के लिए अतिया की है। जी हाँ, ज़रग़ाम ख़ान ने हमारे चैनल से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कंफर्म किया है कि ज़फ़ीर ख़ान ने अपनी 4 एकड़ ज़मीन डैम के लिए तय की है। जीने की नज़रें पथरा के खबर सा चलती तस्वीरों को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी। ज़रग़ाम ने आकर बढ़कर इसे सीने में भेज लिया। दोनों हाथों से इसकी शर्ट को पकड़े वो जद्दरी सहमी इसके सीने में छुप जाना चाहती थी। अब यह बताओ, क्या वही है वो? और वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी और ज़रक़ाम की आंखों में खून उतर आया। वो जीने को बाजुओं में उठाया, कमरे में लाया और इसे नींद की दवा देकर ज़ाहिरा खातून को इसका ख्याल रखने को कहकर कमरे से बाहर निकला। कमरे के बाहर खड़ी ज़ैनब को बाजू से पकड़कर पर कमरे में लाकर ज़ोर से सोफे पर पटका। ज़ैनब सुल्तान, जब तक मैं वापस ना हूँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। अगर मेरे निकाह में रहना चाहती हो तो। वो वार्डरोब में कुछ ढूंढने लगा। स्मिथ एंड वेसन M&P पिस्टल इसके हाथ में चमक रहा था। इसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद इसने इसे अपने कोट के अंदरूनी पॉकेट में रखा और चलता हुआ ज़ैनब के करीब आया, जो खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी। मैं अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन सफ़ीर ने ज़ीनिया आपी को क्यों मारा होगा? इनके साथ क्या दुश्मनी थी? क्योंकि ज़ीनिया ख़ान ने इसका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था, और जब इसने इसका हाथ पकड़ना चाहा था तब बड़ी यूनिवर्सिटी में इससे थप्पड़ मारा था, और इस थप्पड़ का बदला इसने इसकी क्या? कुछ नहीं, आपको बताना पड़ेगा। ज़ैनब, रास्ते से हट जाओ। पहले आपको बताना पड़ेगा क्या किया था सफ़ीर ने ज़ीनिया के साथ। इसकी इज़्ज़त तार तार करने के बाद इसको जान से मारने की कोशिश की थी, और यकीनन वो अभी तक ये बात नहीं जानता कि ज़ीनिया ख़ान जिंदा है। आपको ये सब कैसे पता चला? इसे अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती नजर आई। आज ही पता चला है। ज़ीनिया इसका नाम और चेहरा भूल चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि फ़ायका सुल्तान इसे धोखे से यूनी से अपने साथ अपने घर ले गई थी, और फिर वहाँ इसे कोई मशरूब पिलाया गया था, जिसके बाद इसे कुछ होश नहीं रहा। और इसके बाद जब वो होश में आई तो इसका कहना था इसे बस धुंधली सी कोई तस्वीर इसकी आंखों के आगे लहराती रही है, लेकिन इसे चेहरा वाज़ेह नहीं रहा। अगर आज टीवी पर वो न्यूज़ न चलती तो मैं कभी भी ना जान सकता। और हाँ, अगर ज़ीनिया की तबीयत ख़राब ना होती तो तुम भी अभी तक मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी होती। इसकी बात पर वो पथरा सी गई थी। वो जाने के लिए मुड़ा तो वो भागती हुई इसके सीने से जा लगी। ज़रग़ाम अली ख़ान, मैं हमेशा आपकी वफ़ादार रहूँगी। आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें, लेकिन मेरे नाम से अपना नाम जुदा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊँगी। इसकी बात पर ज़रग़ाम अली ख़ान ने आंखें मीच ली और नरमी से खुद से लकता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। पीछे ज़ैनब सुल्तान को रोते गिड़गिड़ाते छोड़ गया। गाड़ी के पास पहुँच इसे अपनी कलाई पर जलन सी महसूस हुई। ज़ैनब को अलग करते हुए इसके नाखूनों से इसकी कलाई पर खरोच आ गई थी। ज़रग़ाम अली ख़ान की बाईं आंख से एक आंसू निकलकर इसकी बियर्ड में कहीं गुम हो गया था। इसने अपनी कलाई पर लब रखे और बेदर्दी से अपनी आंखें मसली, जो शिद्दत जब से सुर्ख अंगारा हो रही थी। फ़ायका सुल्तान के शौहर ने औलाद ना होने की वजह से दूसरी शादी कर ली थी। वो फ़ायका से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन माँ बाप का इकलौता होने की वजह से वो माँ के आगे मजबूर हो गया और अपनी एक यतीम कज़न से शादी कर ली, जो बचपन से इसमें मंसूब थी। लेकिन चूँकि अफ़वान को फ़ायका पसंद आ गई थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को नाराज़ करके फ़ायका को अपनाया था। फ़ायका के लिए ये खबर किसी दहशत से कम न थी। वो दुर्दाना बेगम के घर थी जब इसे फ़ान के निकाह की बाबत पता चला। वो रेस ड्राइविंग करती हुई घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसे किसी मजलूम की आग लग गई थी। रास्ते में इसकी गाड़ी तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई और होश खरत से बेगाना हो गई। जिस वक्त वो दोबारा होश में आई तो फ़ान इसके पास मौजूद था, लेकिन वो अपनी दोनों टांगें खो चुकी थी। अपनी हालत देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी। डॉक्टर ने इसे सुकून का इंजेक्शन लगाया वो गहरी नींद में चली गई। ज़रग़ाम जिस वक्त इस्लामाबाद पहुंचा, रात गहरी हो रही थी, मौसम अबरआलूद हो रहा था। काले बादलों ने आसमान को ढक रखा था। ज़रग़ाम के मोबाइल पर रिंग हुई। इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ इसका बेहतरीन दोस्त फरहान था। ज़रग़ाम, सफ़ीर ख़ान इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है, वो मरी में अपने कॉटेज में गया हुआ है। और कौन है इसके साथ? कोई लड़की है इसके साथ, शायद कोई कॉल कर रहा है। ओके, थैंक यू। उसने कॉल काट के मोबाइल डैशबोर्ड पर डाला और कॉल कर गाड़ी का रुख मरी की तरफ मोड़ दिया। शदीद धुंध, तेज़ बारिश और ओलों के दरमियान वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। इंतकाम की आग इंसान को पागल बना देती है। वो 5 घंटे का सफ़र तय करके इस्लामाबाद पहुंचा था। अब इसे मरी पहुंचने के लिए मज़ीद 1 घंटा और ड्राइव करनी थी। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। काफ़ी रात होने की वजह से इस वक्त रोड खाली थी। वो जिस वक्त मरी पहुंचा वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। सर्दियों की काली रातें थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था। चांद भी कहीं बादलों की ओर में छुपा बैठा था। हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। इसने अपनी गाड़ी कॉटेज से काफ़ी पहले ही पार्क की और मास्क से चेहरा ढक लिया। वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ा था। वो कॉटेज के सामने से होता हुआ एक लंबा
चक्कर काट कर इसके एक भी हिस्से में पहुंचा जहाँ 5 फुट की एक एल्यूमिनियम की विंडो थी। इसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया, शीशे पर दे मारा, जिससे रात के गहरे सन्नाटे में शोर पैदा हुआ, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए था। वो कांच करता हुआ अंदर दाखिल हुआ और सामने खिड़की के कमरे के खुले इस दरवाजे से इसे सफ़ीद नरीम बरहना हालत में बेड पर पड़ा नजर आया। वो गाड़ी से अपने साथ रस्सी भी लाया था। शराब के नशे में डूबा हुआ वो होशो खिरत से बेगाना था। जरगाम अली खान ने इसे उठाकर कंधे पर डाला और लाकर दूसरे कमरे में मौजूद एक कुर्सी के साथ इसे बांध दिया। इसका नशा दूर करने के लिए पहले इसे पानी में लीमू डालकर इसके मुंह में डाला, जिसके जवाब में इसके मुंह से मुगल्लज़ात का एक तूफ़ान निकला था। जरगाम अली खान का हाथ उठा और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। इसने मरी की अखबस्ता सर्दी में पानी की बाल्टी भरकर इसके ऊपर डाली तो वो होश की दुनिया में लौट आया। जरगाम ने एक चेयर को सीट कर इसके सामने रखी और मोबाइल से जीने की तस्वीर निकाल कर इसके सामने की। इस लड़की को जानते हो? इसने नफ़ी में सर हिलाया। जरगाम ने पॉकेट में से एक चाकू निकाला और इसकी आंखों के सामने लहराया। हाँ जानता हूँ, वो किसी तोते की तरह बोला। ठीक है, फिर अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। जरगाम ने ज़ोरदार कहका लगाया। माफ़ी? ऐसा तो सोचना भी मत। तुम हो कौन? मैं तुम्हारी मौत हूँ। मरने से पहले अपनी मौत का चेहरा देखना चाहोगे? इसने मकान के अंदाज में सर इस बात में हिलाया। जरगाम अली खान ने अपना मास्क में छुपा चेहरा आज़ाद किया और अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकाल कर इसके एंड दिल के मुकाम का निशाना लिया और 6 की 6 गोलियां इसके सीने में जिस्म में उतार दी। और जहाँ से आया था वहाँ से ही निकल कर गाड़ी तक पहुँचा और वहाँ से एबटाबाद की तरफ निकलता हुआ वापस इस्लामाबाद लौट आया। वो स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। वो एक इंटरनेशनल फर्म में एक एडिटर के तौर पर काम कर रही थी। जब काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी इसे गाड़ी नहीं मिली तो वो पैदल चल पड़ी। KFC के पास से गुजरते हुए इसे शदीद भूख का एहसास हुआ और वो कुछ सोचते हुए अंदर बढ़ गई। अपना ऑर्डर लेकर वो चेयर संभाल रही थी जब इसे जानी बचानी आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को वो लाखों में भी पहचान सकती थी। इसने रुख मोड़कर देखा तो वो वही था जिसके लब खफीफ से वाह हुए और फिर आपस में पैसे हो गए। आंखों में नमी आ ठहरी। बैक स्ट्रैप पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई। वह जरगाम अली खान था। बिलाशुबा वो इसे पूरे 6 साल के बाद देख रही थी। इसने जल्दी से रुख मोड़ लिया, मुबादा वो इसे देख ना ले। किसी बात पर वो हंसा था। इसके साथ जीनिया, सफ़वान और एक 4 साल या 5 साल का बच्चा भी था। इसका जी चाहा वो पलट कर इसे हंसते हुए देखे, क्योंकि वो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगा करता था। लेकिन इसने खुद को डांटा, इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। वो बैग संभालती हुई बाहर निकल आई। फ़िज़ा में एकदम से जैसे घुटन सी बढ़ गई थी। दिल एकदम ही दुख से भर गया था। भूले बसरे दुख शोर मचाने लगे। वो मरे हुए कदमों से चलती हुई हॉस्टल में दाखिल हुई और अपने रूम में आकर टेबल पर सर रखा और आंसू को बहने दिया। वो बेआवाज़ रोती रही हुई यहाँ तक कि इसकी आंखें खुश्क हो गई थी। मोहब्बत के लिए बहाए गए आंसू जहाँ भी गिरे ज़मीन को बंजर कर देता। और इन गुजरे 6 सालों में इसने 2 ही काम शिद्दत से किए थे। एक जरगाम अली खान से इश्क और दूसरा इसको भूल जाने का है। लेकिन आज जब 6 साल के बाद जरगाम अली खान को सरे नज़र आ गया था, उसे लगा वो अपना अहद नहीं निभा सकेगी। वो तो आज भी वहीं मुकीम था। अव्वल रोज़ की तरह इसके दिल का हुक्मरानी से देखकर इसे लगा कि वो तो कभी इसे छोड़ के आई ही नहीं थी। नहीं, मुझे अभी से याद नहीं रखना। इसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ़ किए। मैं सिर्फ तुझको सुनूं जान के तेरा लहजा, तू बोलता है तो फिर खुशबुओं में मिलता है। 6 साल पहले जब वो इंतकाम की आग बुझाकर लौटा तो इसने सोच लिया था कि वो ज़ीनी आपी को मना लेगा। वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ज़ैनब सुल्तान इसकी रूह में बस चुकी थी। इसके बगैर तो अब इस बस सांस भी मुश्किल से आनी है। वो एक फ़ैसला करके लौटा था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त वो हवेली में दाखिल हुआ, इसे वीरानी सी महसूस हुई, लेकिन इसने सर झटक दिया और सुस्त कदमों से अंदर हाल में दाखिल हुआ और सामने पड़े सोफे पर ही लेट गया। ज़ाहिरा खातून से जीने की खैरियत मालूम करके इसका ख्याल है जिसे वो कमरे में ही रहने का पाबंद कर गया। तो वह ज़ाहिरा खातून से इजाज़त लेकर अपने रूम में आ गया। कमरा खाली सुनसान पड़ा था। वो अपने कपड़े निकालने के लिए जब वार्डरोब खोली तो वहाँ से ज़ैनब के सारे कपड़े गायब थे। वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा, वो भी खाली था। इसके उसान ख़ता हो गए और इसने पागलों की तरह हवेली का चप्पा छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। वो वहाँ होती तो मिलती। आखिर में वो पागलों की तरह बालों में हाथों की उंगलियां फंसाकर बैठ गई। इसने गाड़ी की चाबी ली और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी लेकर सुल्तान खान की हवेली पहुंचा। इसका ख्याल था वो वहीं आई होगी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो हवेली लौटा, लेकिन उजड़ा बिखरा सा। लेकिन वो ज़ैनब से बदलन हो गया था। बेटा, वो तुम्हारे रवैये से नाउम्मीद होकर जहाँ से चली गई है, लेकिन हम इससे ढूंढेंगे। वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। नहीं माँ, अब इसे कोई नहीं ढूंढेगा, कोई भी नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गई है, अब खुद ही लौट कर आएगी। ज़ीनी आप भी ठीक कहती थी, ये लड़की तुम्हारे प्यार के जाल में फंसाकर मार डालेगी। अम्मू जान, इसने आपके बेटे की जान ले ली है। इसे सालों लगे खुद को संभालने में। इसने सरदारी छोड़ दी और माँ को लेकर शहर आ गए। इस बार ज़ाहिरा खातून ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन इसने अपने गाँव के लोगों से जो वादा किया था वो इसने वफा किया और 3 साल की कलील मुद्दत में डैम तमीर हो गया। इसमें बहुत से लोगों की काफ़ी शामिल थी। सफ़वान ने अब अपना दुबई में मौजूद एक फ़्लैट बेचकर इसकी सारी रकम डैम के लिए दे दी थी। फ़ायका सुल्तान की बर्बादी, ज़ैनब सुल्तान की गुमशुदगी और इकलौते भांजे के कत्ल ने सुल्तान खान के कंधे चुका दिए। वो अब बाईं तरफ के फालिश का शिकार होकर बिस्तर मर्ग पर पड़ा था और अब इसे खुदा भी याद आया था। इसने अपनी शहर में मौजूद सारी ज़मीन बेचकर डैम के लिए पैसे दे दिए थे। ज़ैनिया आपी की शादी बहुत धूमधाम से सफ़वान के साथ हो गई थी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश खुर्रम थी। इसका एक 4 साल का बेटा भी था जिसका नाम ज़रगाम ने क़ल्ब मोमिन रखा था और इसकी सारी आदतें ज़रगाम अली खान की जैसी थी। ज़ीनी की ज़िंदगी में बस एक ही मलाल था, इसकी वजह से ज़रगाम अली खान की ज़िंदगी अधूरी हो गई।
इसने अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर दी थी और वो पाकिस्तान में कम ही टिकता था, कभी कहाँ और कभी कहाँ। इसकी ज़िंदगी का मकसद बस लोगों की खिदमत था। आज भी इस पर बहुत सी लड़कियाँ मरती थी और कहीं कई एक ने इसे प्रपोज भी किया था, जिसके जवाब में वो इन्हें बताता कि वो शादीशुदा है। और अपने मोबाइल में मौजूद चंद एक तस्वीर थी ज़ैनब की, जो वो सबूत के तौर पर पेश करता। रात को जागते रहने की वजह से सुबह इसकी आंख देर से खुली, वो जल्दी से फ्रेश होकर बगैर नाश्ते के ही निकल आई। आज लेट होने की वजह से इसने पॉइंट से जाने का फैसला तर किया और पास से गुजरते हुए रिक्शे को रोककर पता समझा कर बैठी ही थी। जब इसके मोबाइल पर रिंग हुई, दूसरी तरफ इसकी यूनिवर्सिटी दोस्त अलीना थी, जो कि अब इसकी कोलीग भी थी। इस्लामाबाद में आकर वो शुरू में इसके ही घर रही थी। वो इसके तमाम हालात से बखूबी आगाह थी। इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से इसकी तशवीश में डूबी आवाज़ उभरी, हेलो ज़ीनी, कहा हो, क्या हुआ है? तुम अभी तक कहाँ हो? अभी तक कहाँ हो अलीना? मेरी आंख लेट खुली है तो बस मैं रास्ते में ही हूँ, कि जल्दी से आओ। वो ऑफिस में पहुंची तो लिया इसके इंतज़ार में ही थी। वो शायद इसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ज़ैनब को देखकर वो ठटक गई। बाय द वे, तुम इतना लेट क्यों हो और ये तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? वो खोजती निगाहों से इसे देख रही थी। वो नज़रें चुरा गई। हाँ, रात को ठीक से सोई नहीं मैं। अच्छा, अलीना ने बेयकीनी से इसे देखा मगर बोली कुछ नहीं, क्योंकि सामने से इसका इनका एमडी खबर आ रहा था। इन दोनों ने जल्दी से अपनी अपनी सीट संभाल ली, लेकिन लंच ब्रेक में कोई भी काम ना कर सकी। इसका जहन उलझा हुआ था। लीना ने इसे नोट किया, लेकिन बोली कुछ नहीं। इसकी आदत थी ख्वामखा खोजने की। लंच ब्रेक में वो दोनों कैफेटेरिया जा रही थी। वो सीढ़ियों पर थड़क कर रुक गई, क्योंकि वो एमडी खावर हसन से महफिल गुफ्तगू ऊपर की तरफ आ रहा था। वो जल्दी से इससे छुपना चाहती थी, लेकिन इसी लम्हे इसने बात करते हुए ऊपर की तरफ देखा। वो इस लम्हे के लिए तैयार नहीं थी। ज़ैनब सुल्तान का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो भी कुछ लम्हे थड़का, लेकिन अगले ही पल वो फिर से गुफ्तगू में मशगूल हो गया। गेट असाइड प्लीज़, इसने किसी ने कहा, और वो गोया हवासों में लौट आई। इसने जल्दी से जीना अबूर करने की कोशिश की और इसी चक्कर में वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। जूते की एड़ी टूट गई थी। वो शर्मिंदगी से सर भी ना उठा सकी। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे उम्मीद थी वो इसके पास आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेलिंग का सहारा लेकर जब वो उठी तो वो कहीं नहीं था। इसकी कोहनी छलनी हो गई थी। वो बैग संभालती हुई उठी और डिस्पेंसरी चली आई। बैंडेज करवा कर जब वो बाहर निकली तो वो सामने आ गया था। ब्लैक थ्री पीस सूट, जेबतन की आंखों पे सन ग्लासेस चढ़ाए, अपने खड़ा और मगरूराना अंदाज लिए इसके कुछ बोलने से पहले ही वो बोल उठा, मुझे पता था तुम इधर ही आई होगी, कैसी हो? इसने दम पल के उठाए, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। इन 6 सालों में तुम ज़रा भी नहीं बदली, वैसी ही हो। वो बात 6 सालों की कर रहा था, लेकिन एहसास ये दिला रहा था कोई 6 घंटों बाद मिल रहे हो। वो भी कहना चाहती थी कि तुम भी नहीं बदले, वही अकड़ और गुरूर जू का तू है, लेकिन जुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। मैं नहीं जानती कि आप कौन है। इसने उमड़ कर आने वाले आंसू को पीछे धकेला और दूसरी जानिब मुड़ गई, और वो भी इस पर एक कहर बरसाती नज़र डालकर वहाँ से निकल गया। गाड़ी में बैठ के इसने अपना सारा गुस्सा स्टीयरिंग पर निकाला। मैं ही पागल हूँ जो इस लड़की के पीछे ख्वार हो रहा हूँ। इसने मोबाइल निकाला और जीनिया को कॉल मिलाई। हेलो की आवाज़ सुनते ही वो बोल पड़ा, जीनिया आप कल मुझसे किसी लड़की की बाबत पूछ रही थी। आप और अम्मू जान जाकर बात कर लें इसके घर वालों से, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये कहकर इसने कॉल कट कर दी। ज़ैनब सुल्तान, अब तुम खुद मुझ तक आओगी। मैंने अपनी अना गरूर सब कुछ पुश डालकर तुम्हारी तरफ बढ़ा, लेकिन आज भी 6 साल पहले वाली जगह पर खड़ी हो। ज़ैनब सुल्तान ने दोबारा ऑफिस जाने के बजाय हॉस्टल को निकल गई, क्योंकि वो जानती थी अब काम तो वो कोई कर नहीं सकेगी। तो बेहतर है कि दूसरों की नज़रों में तमाशा बनने के बजाय हॉस्टल ही चली जाऊँ। अरे ज़ैनब, तुमने नए बॉस को देखा है यार? क्या चीज़ है? ज़ैनब आज ऑफिस आई तो लीना इसे नए बॉस के बारे में बताने लगी। ज़ैनब को तो इन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इसका ख्याल था दुनिया में ज़रगाम अली खान से ज़्यादा खूबसूरत मर्द कोई है ही नहीं। अलीना काफ़ी देर इसकी तारीफ़ करती रही और फिर ज़ैनब की एकदम दिलचस्पी देखते हुए खामोश हो गई, जो अपने काम में मगन फाइल सेट कर रही थी। तभी एमडी खबर हुसैन के साथ ज़रगाम अली खान अंदर दाखिल हुआ। अलीना ने इसका बाजू पकड़ कर इस तरफ इशारा किया और साथ ही ज़ेरे लब बड़बड़ाई, न्यू बॉस। और ज़ैनब सुल्तान की जो निगाह उठी तो इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ज़रगाम अली खान के साथ एक बेहद मॉडर्न लड़की इसके बाजुओं पर हाथ टिकाए आगे बढ़ रही थी। यार, इस डाइन को देखो कैसे चिपक रही है इसके साथ। खबर हुसैन की बहन है। अलीना ने झुककर ज़ैनब के कान के करीब सरगोशी की और वह तीनों चलते हुए आकर ज़ैनब के केबिन के साथ खड़ी हो गई। एक हाथ पैंट की पॉकेट में घुसाए, दूसरे हाथ से सिगार के कश ले रहा था। बात करते करते इसकी नज़र उठाकर ज़ैनब को देखा, जो कनखियों से इसे ही देख रही थी। वो 2 कदम चलकर ज़ैनब के करीब हुआ। आपका क्या नाम है मैम? जी ज़ैनब सुल्तान। इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी और उसके ज़ैनब सुल्तान कहने पर गुस्से से ज़रगाम अली खान की पेशानी सलवटों से भर गई। ओके, आपका क्या काम है यहाँ? जी मैं एडिटिंग करती हूँ और साथ कभी कभार कुछ लिख भी लेती हूँ। अगले हफ्ते का मैगज़ीन कवर आपने एडिट किया था? इस हफ्ते का मैगज़ीन कवर आपने एडिट किया था? जी हाँ, वो एतमाद से बोली। देखिए मिस, क्या नाम है आपका? इसकी एक्टिंग पर ज़ैनब ने दान पीसे। इसका दिल चाहा सामने पड़े सारी फाइल्स उठाकर इसके सर पर दे मारा। जी ज़ैनब सुल्तान, इसने ज़ब्त के घूंट भरते हुए जवाब दिया। देखिए मिस, आपने जो ये कवर एडिट किया है इस पर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रंगों का इस्तेमाल किया है। यहाँ अगर तहरीर सुर्ख के बजाय ब्लैक कलर में ही होती तो ये ज़्यादा अच्छी दिखती। इसने एक जगह पर उंगली से इशारा करते हुए कहा, आज के बाद आप जो एडिट तैयार करेंगी वो पहले मुझे दिखाएंगी, फिर इसके बाद वो अप्रूव होगी। अंडरस्टैंड? यस सर। इसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। ओके, फिर अभी आपके दिमाग में इस वीक के कवर के लिए
आइडियाज़ हैं वो लेकर आप मेरे ऑफिस में आ जाएं। जी सर। और वो मुस्कुराहट ज़ब्त करता हुआ अपने ऑफिस में चला गया और रूम में इधर उधर टहलते हुए इसके आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो लैपटॉप उठाए अंदर चली गई। वो इसके सामने बैठ गई और लैपटॉप पर इसे कुछ डिज़ाइन दिखाने लगी। ज़रगाम ने अपनी सीट छोड़ दी, उसकी सीट के पीछे आकर खड़ा हो गया। ज़ैनब को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। इसने थूक निकला और फिर से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाने लगी। जब ज़रगाम ने इसके कान के पास झुकते हुए हाथ से बिस स्क्रीन पर टच करके कुछ पूछा और उसके लब इसके कान की लूज से टकराए और लैपटॉप ज़ैनब सुल्तान के हाथ से नीचे जा गिरा। ज़रगाम ने बर्फ पकड़ लिया। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा दूँ? ज़रगाम अली खान की शरारत से भरपूर आवाज़ इसे हवासों में खींच लाई। इसने बेसाख्ता अपने सामने रखा लैपटॉप बंद कर दिया। जी नहीं, मुझे सब समझ आता है। अच्छा, वो बेख्तियार हंस दिया। मसलन क्या क्या समझ आ गया है आपको? लहजा ज़ुबानी था, मैं चलूँ? इसने खुद कलामी के अंदाज में कहा और अपनी चीज़ें समेटने लगी। कुछ देर रुको ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्लियर करनी है, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा की तरह इसने दिल की आवाज़ पर लात मारी। वो अपनी कहकर बैलून दरवाजे की तरफ मुड़ गई। ज़ैनब सुल्तान, मेरी बातों का जवाब देकर जाओ, वरना मैं अभी इसी ऑफिस से तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर ले जाऊँगा। और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह सिर्फ धमकी नहीं है, अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा तो मुझे अपने साथ पाओगी। और वो पाँव पटकती वापस आकर सीट पर बैठ गई। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? इस रात जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे आने तक इस कमरे से कहीं नहीं जाना, फिर तुम क्यों भाग गई? आपने कहा था आप आकर मेरे बारे में फ़ैसला करेंगे। आपने ये नहीं कहा था कि मेरा इंतज़ार करना। मैंने आपको रोका भी था, अपनी अना को रौंद कर आपकी तरफ पेशकदमी की थी, लेकिन आप एक भी लफ्ज़ कहे बगैर चले गए। मैंने सोचा कि इससे पहले आप मेरे नाम के साथ से अपना नाम हटा दें, मैं आपकी पहुंच से दूर चली जाऊं, ताकि कम से कम आपका नाम मेरे नाम से तो जुड़ा रहेगा। आखिर में इसकी आवाज़ में नमी, आंसू की नमी सी घुल गई। नाम तो तुम अब भी अपना ज़ैनब सुल्तानी कहलवाती हो, बस फिर बस निकाह नामे पर ज़ैनब ज़रगाम अली खान लिखा होने से क्या होता है? वो तंज़िया मुस्कुराई। कुछ और पूछना है सर? इसने नफ़ी में सर हिलाया। ज़ैनब सर झुकाए बैठे ज़रगाम अली खान पर एक नज़र डालकर बाहर निकल गई, जबकि ज़रगाम अली खान ने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को के क्वाइफ वाली वेब खोली और ज़ैनब सुल्तान के नाम पर क्लिक किया। नाम ज़ैनब सुल्तान, वालिदैन शोहर का नाम ज़रगाम अली खान, स्टेटस शादीशुदा। ज़रगाम अली खान के चेहरे पर एक अलोही चमक उभरी और इसने मुस्कुराते हुए जीनिया के नंबर डायल किया। जीनिया, आपकी मुबारक हो, आपकी भाभी मिल गई है। शहजादे, सच कह रहे हो? इसकी खुशी से चूर आवाज़ की समातों से टकराई। बिल्कुल सच। इसकी आवाज़ में एक खनक थी। कब ला रहे हो इसे घर? बस पहले इसे मना लो, फिर लेकर आता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। वो अपने काम में मगन थी। वो पूरी दिलजमी से अपना काम कर रही थी। वो ज़रगाम अली खान को मज़ीद बातें सुनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। तभी वो उसे अपनी तरफ आधा दिखाई दी। इसके हर अंदाज में इजलत थी। वो इसे दिखाकर इसे नज़रअंदाज करती हुई मज़ीद तनदही से काम करने लगी। वो इसे मुखातिब करने की जगह इसके पास आया और इसका हाथ पकड़कर उजलत से में बोला, ज़ैनब जल्दी चलो, मेरे साथ कुछ काम है तुमसे। इसकी इस हरकत पर सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। सबकी नज़र ज़रगाम अली खान के हाथ में मौजूद ज़ैनब के हाथ पर थी। अलीना ने हैरान होकर दोनों को देखा। ज़ैनब ने सबकी तरफ देखते हुए दृष्टि से अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया। सर, अभी ऑफिस आवर्स हैं, बाद में आपसे बात करती हूँ। ज़रगाम अली खान गज़बनाक हुआ। ज़ैनब, ज़रगाम अली खान, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ आ रही है नहीं? अब की बार इसने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। तभी ज़ैनब ने भी खुद को इससे छुड़ाने की जद्दोजहद की। तभी पास पड़ा एक फ्रेम नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। ऑफिस में सब लोगों को सामसूंगे। इतने दिनों में वो ज़रगाम को इतना तो जान ही गए थे कि वो गुस्से का बहुत तेज़ है। ज़रगाम अली खान ने मुठियाँ बेचकर ज़ैनब पर एक नज़र डाली, जब जिसकी आंखों में आंसू से इसके चेहरे से होते हुए इसकी नज़र इसके पाँव पर गई, जहाँ शीशे का एक टुकड़ा लगने से इसका पाँव खून से रंगीन हो गया था। वो झुककर इसके पाँव के करीब बैठ गया और इसका पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखते हुए अलीना को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोला। सब लोगों के लिए ये सीन अब बहुत दिलचस्पी लिए हुए था। इनका नया बॉस ऑफिस की एक एम्प्लॉय से आकर चाहता क्या है? ज़ैनब की ड्रेसिंग करके वो उठा और इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ैनब, अम्मू जान हॉस्पिटल में है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या? इसकी बात से वो जल्दी से उठी, लेकिन इतनी ही तेज़ी से वापस बैठ गई। ज़रगाम अली खान ने अपने आसपास सबकी चहमुगोइयाँ सुनी, जिसमें दबदबी सी हंसी भी शामिल थी। इसने जहाँ तक नज़र पहुँचती थी वहाँ तक एक कड़ी नज़र डाली। सब नज़र चुराकर अपने काम की तरफ मुतवज्जो होने लगे। जब इसने हाथ उठाकर सबको मुतवज्जो किया, जी तो आज आप सब लोगों को ये बताना है कि जो है ज़ैनब सुल्तान, ये मेरी ऑफिशियली वाइफ है। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, इसलिए आप सबको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप सब हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि ज़रगाम अली खान ने झुककर इसे बाहों में उठा लिया था। इसके ऐसे उठाने पर ज़ैनब ने एहतजाज किया, लेकिन इसने कहा किसी की सुननी थी। हॉस्पिटल में सफ़वान और ज़ीनिया दोनों मौजूद थी। ज़रगाम से उठाए जब हॉस्पिटल में पहुंचा, ज़ीनिया ने अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इसे बेंच पर बिठाकर वह ज़ीनिया की तरफ मुड़ा। अपिया कहाँ है अम्मू जान? अपिया कहाँ है अम्मू जान? आपने कहा था कि वो कह रही है मैं ज़ैनब को लिए बगैर नहीं आऊँ। देखे मैं इसे ले आया हूँ, बताएं ना कहाँ है अम्मू जान? इसकी खामोशी पर वो और परेशान हो गया, जबकि ज़ीनिया से अब अपनी हंसी में कंट्रोल करना मुश्किल हो गई। ज़ैनब और सफ़वान ने ज़रगाम की हालत देखकर कहका लगाया, जबकि ज़ीनिया ने आगे बढ़कर ज़ैनब को गले लगा लिया। डियर भाभी कहाँ गायब हो गई थी? वैसे बताऊँ अम्मू जान बिल्कुल ठीक है वो ना, हमने सोचा वैसे तो क्या पता मेरा भैया तुम्हें मनाने कितना वक्त लगा दे, इसलिए हमने इसके साथ छोटा सा मजाक किया, तो फिर भाभी जान चले घर। ज़ैनब ने नज़र उठाकर ज़रगाम अली खान को देखा और इसकी
लुटाती नज़रों से घबराकर सर झुका लिया। आज जैनब के घर आने के पूरे 7 दिन के बाद इसका वलीमा था और इन 7 दिनों में ज़रगाम को जैनब की एक झलक भी नहीं देखने दी गई। ज़रगाम ने ब्लू कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस आज की तकरीब पर छाया हुआ था। वो बार बार अपनी कलाई में बंदी घड़ी पर वक्त देख रहा था और फिर इसका इंतजार खत्म हुआ। ब्लू कलर के लहंगे में जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था, मेहंदी से सजे हाथ कलाई में भर भर कर चूड़ियाँ डाली गई थी। नफासत से किया गया मेकअप ज़रगाम अली खान का होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो पल के चुपकाना भी भूल गया। जैनब के साथ अलीना और जीनिया थी। इस स्टेज पर इसके बराबर बिठाकर जीनिया ज़रगाम अली खान के पास आई और इसकी पेशानी का बोसा लिया। जीनिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। सफ़वान यहिया के बराबर इसके बराबर आकर खड़ा हो गया। इसका हाथ पकड़कर खड़ा कल्ब मोमिन भागकर ज़रगाम अली खान की गोद में बैठ गया। मामू, क्या ये हमारी मामी है? वो पुरशौक नज़रों से जैनब को देखते हुए पूछ रहा था। जी बेटा, ज़रगाम ने झुककर इसके गाल पर किस करते हुए जवाब दिया। अच्छा। इसने अच्छा को लंबा खींचा। क्यों, क्या हुआ मामी? अच्छी नहीं लगी? नहीं, प्यारी हैं बट आपसे ज़्यादा नहीं। और इसकी बात पर सबका चांदर कहका एक साथ गूंजा। बेटा है तो आप अपने मामू से पूछे कि मामी कितनी प्यारी लगती हैं। जीनिया ने शरारत से कल्ब मोमिन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। इसकी बात पर जैनब के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ ठहरी। वो तो कल्ब मोमिन से 100% मुतफिक थी। वो जानती थी वो शहजादों की आन बान वाला शख्स है, इसे तो कोई भी मिल सकती थी। लेकिन इसके रब ने इसे जैनब सुल्तान की किस्मत में लिखा था। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था, जिसने इसके दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा की। वलीमे की तकरीब से वो इसे लेकर सीधा अपने फार्म हाउस के लिए निकला था। जैनब सुल्तान सरशार सी इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और वो तो हवाओं में उड़ा था। आज वो हर फिक्र हर परेशानी से आज़ाद हो गया था। वो गुजरे हर पल का अजाला करना चाहता था। इसने बीच रोड में गाड़ी रोक दी और मुड़कर पुरशौक नज़रों से जैनब सुल्तान के इस सजी सवरे रूप को अपने अंदर उतारने लगा। आज एक राज की बात बताऊं? इसकी बात पर इसने पलके उठाकर इसे देखा और अगले पलों को की झालर फिर से गिरा दी। वो इसकी लू देती आंखों में देखने की सकत नहीं थी। वो तुम्हें बहुत पहले मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, तकरीबन 12 साल पहले से, जब तुम शायद नई कॉलेज गई थी। मैंने एक बार शहर से गाँव आते हुए तुम्हें रास्ते में देखा था कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और तब मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक की थी। लेकिन तुम होश में होती तो मुझे भी देखती, लेकिन तुम्हारा शायद पेपर था और तुम अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो तुमने तभी मेरा दिल चुरा दिया था। जब जरगे में मैंने तुम्हारा नाम लिया तो तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं जानता था। वो मुस्कुराया तो इसके गालों के डिम्पल गहरे हुए और जैनब सुल्तान सोचने लगी कि कोई मर्द भी इतना खूबसूरत लग सकता है और उसके दिल ने गवाही दी कि वो इस खूबसूरती में एक शहर है जिससे वो कभी भी नहीं निकल सकती। मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कितनी एक क्लासेस बंक भी की थी। जानती हूँ, मैं जीनियापी को भी अब साथ लेकर आया था। वो तुम्हें देखने आई थी कि वो कौन है जिसके लिए इनका भाई दीवाना हो गया है। और वो इसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। ज़रगाम अली खान ने इसके ठंडे हाथों को अपनी नरम नरम गिरफ्त में लिया और इसे अपनी बाहों की गिरफ्त में लेकर अपने करीब किया और अपने लब इसके सर पर रख दिए। जबकि जैनब सुल्तान ने सुकून से इसके सर पर सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। बालों की ओट में छुपा चांद भी इनके मिलन पर मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी दुख और सुख का नाम है, खुशियाँ और गम तो ज़िंदगी के साथ, और बहादुरी से इनका मुकाबला करने वाला ही ज़िंदगी के मैदान में कामयाब होता है। ख़त्म शुद्ध। तो रीडर्स और सुनने वाले सभी, कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और रीडिंग कैसी है इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि रीडिंग जो है वो ठीक है या स्लो मैं पढ़ता हूँ या मैं फास्ट पढ़ता हूँ। जैसा भी आप चाहते हैं वैसा कमेंट में बताइएगा और वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो आज का नावल कैसा लगा वो बताइएगा ज़रूर। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट नावल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।